श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख संकल्प प्रोग्राम की आज के इस कार्यक्रम की यह प्रस्तुति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आज के इस पैनल डिस्कशन में हमें प्रमुख संकल्प प्रोग्राम का पूरा ब्यौरा बहुत अच्छे से मिलेगा। सबसे पहले मैं सारे पैनल मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटा सा परिचय हमारे पैनल मेंबर्स का प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मेरे नजदीक बैठे हुए हैं डॉक्टर मयूर परमार। उनकी एकेडमिक कारकिर्दी तो बहुत अच्छी रही ही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM इंदौर से उन्होंने मास्टर्स की स्टडी की हुई है, उसके एलुमनाई रहे हैं। वर्तमान समय में आनंद जिले में, गुजरात के आनंद जिले में एज ए डेप्यूटी कलेक्टर SDM वह अपना ओहदा निभा रहे हैं। इस ओर बैठे हैं मिस्टर गंगेश शुक्ला। प्रमुख एकेडमी जब से शुरुआत हुई तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। UPSC GPSC के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का उनको बहुत अच्छा अनुभव है और अभी प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के मेंटर की तरह वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके बगल में बैठे हैं डॉक्टर जयेश मांडण का। जयेश भाई LNC मेहता आर्ट्स कॉलेज में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं और कुछ ही दिनों में एसोसिएट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। स्पीपा इंस्टीट्यूट है जो हमारी गुजरात की सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहां इंग्लिश के एक्सपर्ट के रूप में वह पैनल मेंबर है। साथ में बहुत बचपन से ही उनको वक्तृत्व का बहुत अच्छा अनुभव है। पूरे अहमदाबाद जिले में उनका प्रथम क्रमांक रहा था। साथ में BAPS संस्थान की केंद्रीय जो भी प्रवृत्तियां है उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर मयूर परमार सर के नजदीक बैठे हुए हैं परेश जोशी सर। परेश भाई है राजकोट सर्वोदय स्कूल मावली ब्रांच के प्रिंसिपल है अभी, और राजकोट सिटी की राजकोट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा उनको बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिटी, यानी कि राजकोट जिले की, राजकोट शहर की जो बेस्ट स्कूल के प्रिंसिपल है उसके रूप में वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। अभी 2100 स्टूडेंट उनके संस्थान में पढ़ रहे हैं। उसी के साथ उनके बगल में हिरेन भाई हमें दिखाई दे रहे हैं। हिरेन भाई प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के कोर्स कोऑर्डिनेटर, खास करके जो स्कूल के छात्र है उनके कोर्स कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी निभाने जा रहे हैं। उनको भी UPSC GPSC की तैयारी का भी और पढ़ाने का भी बहुत अच्छा अनुभव है। और हमारे सबसे छोटे मेंबर इस पैनल मेंबर के हैं जो हमें कीर्तन भाई यहां दिखाई दे रहे हैं। कीर्तन भाई अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, आप सब स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व वह कर रहे हैं और CBSE बोर्ड में उनका अभ्यास चल रहा है। तबला ग्रुप की इवेंट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उन्होंने स्थान प्राप्त किया है। फुटबॉल में भी स्टेट लेवल पर उनका नंबर आया हुआ है। और सारी जो व्यक्तित्व विकास के आयाम होते हैं, वक्तृत्व स्पर्धा वगैरह, उसमें भी उनका हरदम अग्रिम क्रमांक रहता है। और पढ़ाई में भी आज तक सभी क्लासेस में 90% से अबोव ले रहे हैं। तो इस प्रकार से उनका एकेडमिक अनुभव भी बहुत अच्छा है। साथ में संस्कृत के करीबन 1000 श्लोक से भी ज्यादा उनको मुखपाठ है। तो ये सारे पैनल मेंबर किसी न किसी रूप में प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के बारे में आप सबको पता चल गया है कि यह उन छात्रों के लिए है जो भारत राष्ट्र के लिए मूल्यनिष्ठ अधिकारी बनना चाहते हैं, राष्ट्र सेवा में रिस्पॉन्सिबली, सिंसियरली, लॉयली, वफादारी पूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। तो आपके मन में सवाल होगा कि स्कूल के छात्र
यूपीएससी के एग्जाम तो, जीपीएससी के एग्जाम तो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में आती है, तो अभी से किस प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी? प्रमुख संकल्प प्रोग्राम का हेतु बहुत विशाल है। इसका प्रोसेस जो रहने वाला है वह न केवल एक सिविल सर्वेंट के लिए उपयोगी रहेगा, लेकिन जो भी छात्र इसमें जुड़ेंगे उन सभी छात्रों के लिए एक बहुमुखी प्रतिभा उनकी डेवलप हो, ऐसी हमारी सोच है। संकल्प का 3 विभाग है। संकल्प प्रोग्राम का एक एक्रोनिम से आप समझिए कि SA मतलब सीकिंग एस्पिरेशंस। उनको अभी जो भावना है स्टूडेंट्स को कि हमें सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, तो वह उसका एस्पिरेशन जीवंत रहे, उसके कुछ प्रोग्राम प्रमुख संकल्प के कुछ सेशन में दिए जाएंगे, जिसमें कुछ ऑफिसरों के इंटरव्यूज वगैरह होते रहेंगे, कुछ केस स्टडीज होते रहेंगे। ऑफिसर टू चेंज मेकर, वो कैसे राष्ट्र के लिए चेंज मेकर बन सकते हैं, ऐसा भी उसमें कुछ ना कुछ स्थान रहेगा। साथ में नर्चरिंग नॉलेज, मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी के रेलेवेंट थॉट प्रोसेस डेवलप हो। वो जिस भी कक्षा में है, मान लो कि 7वीं कक्षा में है, तो 7वीं कक्षा की बुक्स को कैसे पढ़ा जा सकता है, एनसीईआरटी की बुक से खास करके, वही यूपीएससी का फाउंडेशन है। लेकिन दृष्टिकोण बदलने की बात है, तो वह नर्चरिंग नॉलेज का पार्ट होगा। नोइंग इंडिया, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जा सकता है, करंट अफेयर्स को किस नजरिए से देखना चाहिए, उसके हिसाब से पूरा कार्यक्रम और असाइनमेंट्स इन बच्चों का वो इस प्रोग्राम में होगा। और अंतिम पार्ट है ALP, SA से सीकिंग एस्पिरेशन, NK से नर्चरिंग नॉलेज, और लास्ट में है ALP, संकल्प का जो स्पेलिंग है ALP से है एमिंग लीडिंग पर्सनालिटी। मतलब कि इन बच्चों की भावना है कि हमें भविष्य में अधिकारी बनकर देश को संवारना है, तो पहले अपना व्यक्तित्व तो संवारना ही पड़ेगा, तो उनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास हो, ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी जिसे कहते हैं। तो ऐसी क्वालिटीज, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात हो, वह लिसनिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, एकेडमिक कॉम्पिटिशंस की जहां तक बात हो, स्पीच कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, ऐसे राइटिंग, वह अपने स्कूल में कई सारी सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं भी करवाती है, तो उसमें हम उनको प्रेरणा देंगे, क्योंकि वह स्पर्धात्मक जो एक माहौल मिलता है उसमें उसका विकास हो सकता है। तो संकल्प प्रोग्राम में इस 3 आयाम में स्टूडेंट्स को तैयार किया जाएगा। तो इस संकल्प प्रोग्राम का एक प्रारंभ कैसे हुआ, यदि उसको समझना चाहे, तो जैसे ही प्रमुख एकेडमी की शुरुआत हुई, और हमें मालूम है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, उन दोनों का एक म्यूचुअल विजन था कि विकसित भारत हो, लेकिन वह विकसित भारत बनाने के लिए मूल्यनिष्ठ नागरिक, मूल्यनिष्ठ अधिकारी और मूल्यनिष्ठ नेतृत्व की जरूरत रहती है। तो ऐसे मूल्यनिष्ठ अधिकारियों का निर्माण हो, ऐसी सोच के साथ DAPS प्रमुख एकेडमी ने इसका प्रारंभ किया। जब स्टूडेंट्स की एक आवश्यकता रही, तो यह सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक नेचर है कि जितना आप जल्दी गोल नक्की करते हो, लक्ष्य नक्की करते हो, उतने आप फायदे में रहते हो। तो इसी के लिए हमने दिल्ली जाकर जो यूपीएससी की नामांकित इंस्टीट्यूट्स है, वहां के जो बहुत सारे फैकल्टीज है, मेंटर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनके साथ भी मुलाकात की। बहुत अच्छे जो एजुकेटर्स है, एकेडमिशियंस है, उनके साथ भी मुलाकात करी, और बाद में प्रमुख संकल्प प्रोग्राम का एक पूरा कार्यक्रम निश्चित हुआ। तो इसी के संदर्भ में आज हम जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है श्री हिरेन भाई, उनसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारे श्रोतागण को समझाइए कि इस कोर्स की बारीकियां क्या है, क्या उसके किस प्रकार से कोर्स को डिलीवर किया जाएगा, और यहाँ पर सारे छात्र और वालीगण जो बैठे हैं उनको आप समझाइए कि कोर्स किस प्रकार से रन थ्रू होगा। स्वामी जी, अगर ये कोर्स को हम देखें तो इसे 2 स्तर में कार्यान्वित किया जाएगा। पहला है बेसिक लेवल, जो स्कूल के विद्यार्थियों के लिए होगा, और सेकंड है एडवांस लेवल, जो कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए होगा। अब बात करें कि ये सेशन होगा कहाँ, तो ये सेशन होगा ऑनलाइन मोड में, और हमारी प्रमुख विजन एप्लीकेशन के द्वारा सेशन लिए जाएंगे। अब ये सेशन कब कब होंगे, तो ये सेशन बाई वीकली लिए जाएंगे। बाई वीकली यानी हर 15 दिन में एक सेशन होगा। बट हमने देखा है कि ऑनलाइन सेशंस में स्टूडेंट एक बार सेशन अटेंड करता है और नेक्स्ट सेशन तक बस कुछ नहीं करता। बट हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में भी
उसने फर्स्ट सेशन में जो सीखा है उसको रिवाइज करता रहे। इसलिए हम एक सेशन के बाद एक हैंडबुक देंगे। हैंडबुक में जो उसने सेशन में पढ़ा है वही मटेरियल उसे दिया जाएगा ताकि वो उसे फिर से रिवाइज करके दृढ़ कर सके। और साथ में एक असाइनमेंट दिया जाएगा। वो असाइनमेंट विद्यार्थी के लिए होगा जिसमें एक्टिविटीज होगी, जिसके जरिए उसने जो सब्जेक्ट सीखा है, जो टॉपिक सीखा है उसे और दृढ़ कर सकेगा और रिवाइज कर सकेगा। कई बार वो असाइनमेंट जो है वो पेरेंट्स के लिए भी होगा ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में वो असाइनमेंट करेंगे ताकि वो सब्जेक्ट की बारीकाइयों को समझ सके। अब अगर हम देखें कि 7वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी क्या सबके एक साथ सेशन होंगे? जी नहीं। कुछ सेशन जो कॉमन सेशन है वो 7 से 12 तक के लिए एक साथ होंगे, किंतु जब टेक्निकल टॉपिक्स आएंगे, जब सब्जेक्ट्स की बात होगी, तब 7, 8, 9 के एक सेशन होंगे और 10, 11, 12 का एक सेशन होगा। और ये सेशन किस तरह आगे बढ़ेंगे? तो हर 4 महीने में हम सेशंस को अपग्रेड करेंगे ताकि विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता में प्रगति हो। और अगर बात करें लैंग्वेज की, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके सेशन लिया जाएगा ताकि आप उस सेशन को आसानी से समझ सकें। हिरेन भाई ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से शाला के छात्रों के लिए यह कोर्स प्रमुख संकल्प प्रोग्राम रन होगा। अभी मैं विनती करना चाहूंगा गंगेश जी से कि जो इस संकल्प प्रोग्राम के मेंटर भी है, कि कॉलेज के छात्रों के लिए यह कोर्स कैसे रन होगा, क्योंकि स्कूल के छात्रों के लिए बराबर है कि उनको अभी व्यक्तित्व विकास के आयाम पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, एक्चुअल यूपीएससी के सिलेबस पर अभी से उनको नहीं चढ़ाया जाएगा, लेकिन कॉलेज के छात्रों के लिए तो एग्जाम नजदीक में है। तो आप क्या सोचते हो कि कॉलेज के छात्र इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो उनको किस प्रकार का लाभ होगा? स्वामी जी, जैसे कि हमें पता है कि ये प्रमुख संकल्प प्रोग्राम बचपन से ही अगर स्कूल की बात करें तो बच्चों को जो है बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में जुड़े हुए जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर अभ्यर्थी कह ले, जो कि यूपीएससी के क्षेत्र में उनको बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिलने वाला है, लेकिन जब यही स्कूल के बच्चे कॉलेज में जाएंगे तो इनके मार्गदर्शन का क्या होगा, इसके ऊपर हमारे लिए कह सकते हैं चैलेंज है। तो इस चैलेंज को स्वीकारते हुए हमने इन्हीं कॉलेज के बच्चों के लिए एक उत्कृष्ट मार्गदर्शन मिले, उसके लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन कोर्स एक शेड्यूल किया है, जिसमें हम कॉलेज के बच्चों को उनके 3 से 4 साल की डिग्री को समझते हुए उस प्रॉपर सेमेस्टर वाइज हम क्या करेंगे कि उसको 3 फेज में डिवाइड करेंगे। चलिए हम स्पेशली डिज़ाइन कोर्स को, उसके शेड्यूल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। गहराई से समझते हैं मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बच्चा जो कि बीटेक कर रहा है, जो कि 4 साल उसे लगता है बीटेक करने में और उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर और 4 साल, इसको अगर हम 3 फेज में डिवाइड कर दे तो फर्स्ट फेज जो हमारा निकल के आता है वो फेज ऐसा फेज है जो कि बहुत ही क्रूशियल फेज है, क्योंकि बच्चा 12th तक पढ़ चुका है और हमारे संकल्प प्रोग्राम में अगर वो ज्वाइंट है तो उसने 12th तक एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से पढ़ी होगी। तब उस एनसीईआरटी का रिवीजन या कह सकते हैं फर्स्ट रीडिंग करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वो रीडिंग कैसी होगी, जो उसने पहले की थी उससे थोड़ा एडवांस होगी। एडवांस का मतलब कैसे कि हम उसके फर्स्ट फेज में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। एनसीईआरटी का स्पेसिफिक वीडियोस हम उसको देंगे। वीडियोस में 2 प्रकार की वीडियोस होंगी, एक तो सिलेबस ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिएंटेड। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस की एग्जाम हो, जो कि एनसीईआरटी के एकदम फैक्चुअल जो बॉक्सेस दिए रहते हैं ना, बच्चों को पता होगा एनसीईआरटी साहब जब पढ़ते हैं तो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, फैक्ट्स होता है, वहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी। और कुछ मेंस के भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के साथ ही क्या होते हैं, लिंक होते हैं। और हमारा यूपीएससी का सिलेबस भी कैसा है, जो आपके 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी के साथ कहीं ना कहीं लिंक है। तो वीडियोस एक दी जाएंगी जो कि आपके एनसीईआरटी के वीडियोस के साथ अगर कहें तो सिलेबस को भी जस्टिफाई करेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जस्टिफाई करेगी। साथ साथ में एनसीईआरटीज़ के आपको लास्ट में दिए गए जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हम बच्चों को जब बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए कॉलेज में तो स्पेसिफिक वो लोग नोवेल की तरह पढ़ लेते हैं और पीछे दिए गए जो अभ्यासक्रम होते हैं उसे करते नहीं। तो हम उनको वो अभ्यासक्रम करवाएंगे, यानी कि मेंस आंसर राइटिंग करवाएंगे। साथ साथ में उस मेंस आंसर राइटिंग का क्या होगा,
हर बाई वीकली सेशन जैसे हमने कहा मेंटरशिप होगा, उसमें प्रॉपर उसका एनालिसिस किया जाएगा, साथ साथ में ही और पेरेंट्स को भी लूप में लिया जाएगा कि आपके बच्चे जो है ऐसा ग्रोथ इनका कितना हो रहा है। फिर आगे बात करते हैं अगला 1 साल, यानी कि अब उसका 4th और 5th सेमेस्टर जो है वो टोटली ऑप्शनल बेस्ड रहेगा। ऑप्शनल मतलब यूपीएससी में एक मेंस एग्जाम होती है, प्रीलिम्स के बाद मेंस की एग्जाम। मेंस की एग्जाम में आपको एक ऑप्शनल सिलेक्ट करना होता है जिसका वेटेज होता है 500 नंबर। 500 नंबर बहुत ज़्यादा है, और वो ऑप्शनल यही सब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट में आपको फुल कॉन्फिडेंस हो। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो आपका ग्रेजुएशन, जिसमें आपने अपने जीवन के 3 से 4 साल कह सकते हैं कि पूरा सेक्रीफाइस कह लो या फिर इन्वेस्टमेंट कह लो, आपने किया है, तो हम फोकस यही करेंगे कि बच्चा जो है मिड डिग्री में ही अपने सब्जेक्ट को क्या कर सके, अपना बना सके, ताकि ग्रेजुएशन के बाद ये ना रहे कि मैं ऑप्शनल क्या सिलेक्ट करूं। तो हम उसको बीच डिग्री में ही क्या करेंगे कि ऑप्शनल की तरफ ले जाएंगे, और कोशिश यही रहेगी कि वो बच्चा अपना ऑप्शनल, अपना ही ग्रेजुएशन किया हुआ सब्जेक्ट को क्या करे, सिलेक्ट करे, ताकि आने वाले समय में वो बाकियों से एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसी 1 साल में हम लोग उसको जो है करंट अफेयर लिंकेज भी सिखाएंगे कि करंट अफेयर्स में जो आपके न्यूज़ होती है वो आपके सब्जेक्ट के साथ कितना लिंक करती है। साथ साथ में ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में करंट अफेयर का क्या वैल्यू है, उसको कैसे लेके चल सकते हैं। और ऑप्शनल की हम यहाँ से बुक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज उसका पूरा एनालिसिस के साथ प्रॉपर बहुत सारे ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, जैसे कि इग्नो सुना होगा, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से जो है प्रॉपर टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज उसको जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और उसको जरूरत पड़ने पे टॉपर्स की ऑप्शनल की आंसर्स भी दिए जाएंगे जो उन्होंने लिखे थे अपने ऑप्शनल में एग्जाम में, और उन्होंने जो है आज कोई ना कोई बड़े पद पे बैठे। और आगे बात करें तो आपका 1.5 साल हो चुका है, 1 साल हो चुका है, अब बाकी बचते हैं 1.5 साल। 1.5 साल मतलब अब आपका आता है 6th, 7th और 8th सेमेस्टर। यहाँ पे हम लोग आपको जो है अब टोटली प्रिपरेशन पे ले जाएंगे, यानी जनरल स्टडीज के बेस पे ले जाएंगे। जो जनरल स्टडीज के टोटल 4 पेपर होते हैं, हर पेपर 250 नंबर का होता है, मतलब बात हो गई कितना, तकरीबन 1000 नंबर। तो 1000 नंबर अगर आपको अच्छे से क्या करना है, सिक्योर करना है, अगर उसमें से इतना मार्क्स लाना है कि यूपीएससी के उस गोल्डन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, हम उसके लिए एक स्पेसिफिक डिज़ाइन कोर्स है जो कि उसके ऊपर हम लोग 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, होलिस्टिक प्रोग्राम। उस होलिस्टिक प्रोग्राम में हम टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, और कह सकते हैं उसी के अंदर क्विज फॉर्मेट में हमने अपने वीडियो लेक्चर कह सकते हैं कि उसमें अपलोड किया है, और उसके ऊपर अभी और भी काम हो रहा है। आज की नई जनरेशन नई टेक्नोलॉजी की डिमांड करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, और उसको जो है एनिमेशन के साथ साथ विजुअल फॉर्म में भी जो है क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ साथ क्या हो कि उसको जो है एनिमेशन के साथ भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड किया जाए। उसमें हम उसको जो है जनरल स्टडीज़ में स्पेसिफिक अगर बात करें तो आंसर राइटिंग करवाएंगे। प्रमुख होलिस्टिक प्रोग्राम में वीडियोस रहेगी, वो वीडियो देखने के बाद प्रॉपर उसको एक सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल दिया जाएगा, और उसी मटेरियल और वीडियो को समझते हुए क्विज सॉल्व करेगा। क्विज ज़्यादा नहीं होगी, उसी टॉपिक के 5-10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी बौद्धिक क्षमता को क्या करेगा, और ज़्यादा एनालिटिकल कह सकते हैं बनाएगा। और लास्ट में बात करते हैं स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें हर बच्चा किसी ना किसी मेंटर के साथ लिंक रहेगा। और मेंटर की अगर बात करें तो मेंटर का रोल लाइफ में बहुत होता है। स्वामी विवेकानंद भी जो है किसी ना किसी मेंटर के साथ ही आगे बढ़े थे। और आगे अगर बात करें, मेंटर ही है जो आपके अभ्यर्थी, जो कि अभी स्कूल के छात्र थे, फिर कॉलेज के छात्र, अब अभ्यर्थी है, उन अभ्यर्थियों के मूल्यनिष्ठ और कह सकते हैं चरित्रवान बनाने में मदद करेगा। अगर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में बच्चे अक्सर संगत उनकी खराब हो जाती है। कुसंगति के कारण क्या होता है कि उनके ड्रीम्स और उनके गोल्स थोड़ा साइड हो जाते, तो वो गोल्स और ड्रीम्स और उनके एस्पिरेशन बने रहे, इसलिए मेंटर क्या करेगा, उसको प्रॉपर ट्रैक करेगा। कैसे ट्रैक करेगा कि भाई आपके टास्क जो आपको दिए गए हैं वो टास्क सच में चल रहे कि नहीं चल रहे, आपके ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका अटेंडेंस है कि नहीं है, साथ साथ आपके मार्क्स जो टेस्ट रेगुलर लीक जा रही है वो आप दे रहे कि नहीं दे रहे, उसमें स्कोर क्या हो रहा है,
आप जो बाई वीकली मेंटरशिप सेशन है उसमें आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो साथ में पेरेंट्स को ला रहे हैं कि नहीं आ रहे, पेरेंट्स को कितना पता है आपके बारे में और आपको आपके बारे में हमें कितना पता है, वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ रहे। और कह सकते हैं कि एनसीईआरटी का रीडिंग स्टेटस क्या है और ऐसे अनेक छोटे मोटे जो टारगेट है जो कि यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेंटर क्या करेगा, अपने साथ रखेगा। तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें और साथ साथ यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करें तो यूपीएससी के प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है उसकी बुक, और अगर हमारे प्रोग्राम की बात करें तो मेंटर भी एक उसका कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, ये था आपका एडवांस लेवल जो कि कॉलेज लेवल के लिए हमने सोचा है। तो गंगेश जी का हम खूब खूब धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़े डिटेल में कॉलेज वाले छात्रों के लिए किस प्रकार से अभ्यासक्रम रहेगा उसकी बात करी। गंगेश जी, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि मान लो सचमुच में इस प्रकार से स्टूडेंट्स तैयारी करे तो मेरे ख्याल से कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर आते आते तो वह अभ्यर्थी इतना तैयार हो जाएगा कि वो सचमुच अपना यूपीएससी का एग्जाम निकाल सके, इतना सामर्थ्य उसमें आ जाएगा। इसमें आपकी सीरियसनेस, गंभीरता, स्टूडेंट्स की सीरियसनेस, सभी फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। अभी मेरे बगल में बैठे हुए मयूर भाई, जिन्होंने खुद अभी क्लास 1 ऑफिसर एज ए डिप्यूटी कलेक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनको मैं पूछना चाहूंगा कि जब छोटे छोटे विद्यार्थी काल में जब ये स्वप्न होता है यूपीएससी क्रैक करना है, जीपीएससी क्रैक करना है, तब मयूर भाई साधारणतः सोचते हैं कि कोई लाल गाड़ी मिल जाएगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी या फिर मतलब पावर आ जाएगा। तो आपने तो ये पूरी जर्नी खुद ने एक पसार की है, तो आप हमें बताइए कि किस प्रकार का ग्लैमर, किस प्रकार का पावर इस सर्विस में है और आपकी खुद की जर्नी कैसे बीती है, वह इन बच्चों के साथ, इन स्टूडेंट्स के साथ आप शेयर करिए। थैंक यू स्वामी जी। जैसे स्वामी जी ने बताया वो बहुत ही सही है। जैसे आई बिलीव कि जब भी हम प्राइमरी स्कूल क्रॉस कर लेते हैं तब से ही हमारे मन में चलता रहता है कि क्या बनना है। सब लोग पूछते भी रहते हैं, मतलब हमें तो शायद से हम तो 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड तक ही सोचते रहते हैं, पर हर कोई जो भी मिलता है वो पूछता है कि क्या बनने वाले हो। पेरेंट्स को भी सब लोग पूछ रहे हैं कि अभी आपका बच्चे का बोर्ड आ जाएगा, क्या करने वाले हो। सेम वॉज हैपन विथ मी ऑल्सो कि सब लोग पूछते रहते थे कि क्या बनने वाले हो, क्या बनना चाहते हो। सो आई अटेंडेड वन सेमिनार, तो जिसमें बताया गया कि जैसे आप कोई भी करियर चॉइस सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि इफ यू सेलेक्ट अ मेडिसिन, तो आपको किसी भी शहर में चले जाओगे तो यू विल फाइंड एटलीस्ट 100+ डॉक्टर्स, जिनका एक कॉलोनी होगा, जो एक सोसाइटी बना के रह रहे होंगे। इफ यू सेलेक्ट इंजीनियरिंग यू विल फाइंड एटलीस्ट 500+ engineers in the same city. If you select lawyer you will be finding at least 100+ lawyers in the city. You select any profession and you will find hundreds of people of the same qualification, same profession in the city. बट उस सेमिनार में बताया गया था कि पूरे कहीं भी चले जाओगे पूरे जिले में, कलेक्टर तो आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, बाकी जैसे हजारों आपको बाकी प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे, बट कलेक्टर्स तो एक ही मिलेगा। सो दैट इंस्पायर्ड मी, यस दिस इज वेरी यूनिक एंड चैलेंजिंग। पावर की बात कर रहे हैं, जैसे लाल गाड़ी है, बंगलोज है, सर्वेंट्स है, यस इट इज देयर एंड इट अट्रैक्ट्स एनी एस्पायरेंट्स एट द इनिशियल करियर. But as like, we see the power with the negative connotation. The society sees the power as a negative connotation. But I believe that this power has a positive connotations also. Like as an collector, you will be having some 3 to 4 crore rupees on your hand to decide the development work in your district. Suppose you are going to any village and people are complaining that we require a drainage line. On the spot, you can decide that yes, I'll be giving you the drainage line of 10 lakh rupees, 15 lakh rupees, and that will be implemented by the government money. So that kind of, I see that as a power, not the lal batti bungalows. It does not attract you after a few years of your service also. वो शुरुआत के कुछ साल के लिए आपके लिए important रहेगा, but then it is not that important. But later on, once you get the kind of a job satisfaction where you can bring the change in the life of people, that would be the good power that you can feel. And for that, one should be a civil servant. मेरी जर्नी की बात करूं तो very late after my post graduation I got to know that yes, there is a civil service examinations and this is how you can prepare. I started after my masters, और जब मुझे पता चला कि NCERT का ही सिलेबस है बहुत सारा, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड तक का,
तो मुझे लगा कि अरे वो तो मुझे पता ही है, आई हैव ऑलरेडी डन इट इन द स्कूल, और अच्छे से किया है, अच्छे रैंक्स आए हैं स्कूल में, मुझे सब पता ही होगा. बट व्हेन आई गेट बैक एंड आई चेक द बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेज, आई गॉट टू नो दैट अरे बहुत सारा तो पता ही नहीं है अभी भी, मतलब इवन दो वी हैव क्लियर द पोस्ट ग्रेजुएशन, बट अभी भी एनसीईआरटी के बहुत सारी चीजें जो हमें पता नहीं है. So this kind of programs are very helpful when you are doing it for your 8th standard or for your 9th standard or for your 10th. At the same time, you are knowing that how important it is for your future career. And again, as you know that the entry in the services are very very important. जिस साल में आप enter हो रहे हो, उसी से आपकी seniority fix हो जाएगी, उसी से आपके पूरे promotions के aspects decide हो जाएंगे, उसी से आप किस rank पर retire हो गए वो decide हो जाएगा. तो जैसे I joined the services at the age of 26, 27, but many of my friends have joined the services at the age of 21 also. So obviously they are having the better future than me because they can get a better rank at the time of retirement. So I appeal all the aspirants कि अगर if you have decided, then you should start as soon as possible. Thank you, Swami ji. मयूर भाई ने जैसे कहा, इस जर्नी में जितना जल्दी हो सके आप जुड़ सके तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है. जब रैंक की बात होती है, प्रमोशन की बात होती है, एक्सपीरियंस की बात होती है, तो स्वाभाविक है कि उसका पल्ला ज्यादा मजबूत होता है कि जो अर्ली प्रिपरेशन करता है. तो मयूर भाई ने अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से हमारे साथ शेयर किया है. अब मैं परेश भाई, जिनको एजुकेशन फील्ड का बहुत वर्षों से अनुभव है, हजारों छात्रों को उन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो परेश भाई को विनती करूंगा कि वो बात करें कि एज एन एजुकेटर अभी प्रमुख संकल्प प्रोग्राम को आप किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं. जब हम स्कूली छात्रों को, मतलब कि स्कूल के विद्यार्थियों को जब तैयार करना चाहते हैं, तो आप शिक्षक के रूप में कई सालों से काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल की बहुत अच्छे से आपने जिम्मेवारी संभाली है, तो आप हमें समझाइए किस नजरिए से प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के पूरे कार्यक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं. स्वामी जी, ये जो पूरा प्रोग्राम है उसकी इम्पोर्टेंस समझाने के लिए मैं थोड़ा उसको लिंक करूंगा करंट एजुकेशन सिनेरियो के साथ. यहाँ पे बैठे हुए काफ़ी लोग अगर रेगुलर न्यूज़ फॉलो करते होंगे या फिर सोशल मीडिया भी फॉलो करते होंगे तो उनको एक पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कई लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, जो हमारे पूरे राष्ट्र की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारे माननीय वड़ा प्रधान जी के द्वारा 2020 में लॉन्च की गई थी. ड्यू टू कोरोना उस टाइम वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, मगर 2023 से उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं, उसका एक फॉलोअप लिया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस हो रही है. तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसको स्टेजेस में डिवाइड गया है, जैसे कि फाउंडेशन स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है और फिर सेकेंडरी स्टेज है. जिसमें हम जो ये प्रोग्राम अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो नई जो शिक्षण नीति है उसका जो एक मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज है, वहाँ पे अगर हम बात करें तो हाँ, रीजनिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, लॉजिकल स्किल है, फिर डिसीजन मेकिंग है, सब्जेक्ट के चॉइसेस की वेरिएशंस की वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है. तो वहाँ पे एज ए एजुकेशन जो है ना, वो एक बुकिश नॉलेज से बाहर निकाल के उसको एज ए नॉलेज के तौर पे लिया गया है. तो वहाँ पे भी बात तो है जीसीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक्स की ही, सिलेबस की ही, मगर उसको एक अलग एस्पेक्ट से, एक अलग एंगल के साथ किया गया है. तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये प्रोग्राम रेगुलरली फॉलो किया जाए तो आई डोंट थिंक कि ये स्टडी पे कोई इफेक्ट करेगा या फिर इससे कोई स्टडी को नुकसान होगा. कई बार हम ये सोचते हैं कि अरे भाई पहले 7th 8th 9th में 90% तो आने दो, फिर आगे का सोचेंगे कि हम जीपीएससी करेंगे या यूपीएससी करेंगे, मगर आई डोंट थिंक कि वो थॉट प्रोसेस सही रहेगा. मेरे हिसाब से तो अगर ये चीज़ करेंगे तो जो कुछ भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आगे जाके बच्चों को अपनी लाइफ में इम्प्लाई करना है, वो तो उन लोगों को इस कोर्स के थ्रू मिल ही जाएगा. यानी कि सोने पे सुहागा है कि मैं बुक्स तो पढ़ रहा हूँ अपनी स्कूल पे, मगर उन्हीं बुक्स को मैं एक अलग एंगल, एक अलग एस्पेक्ट के साथ भी देख रहा हूँ कि हाउ दिस सिलेबस मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो अभी जो सीख रहा हूँ, वो तो वहाँ पे मुझे कितनी सारी जगह पे काम आएगा, जहाँ पे मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. तो ये एक अपर एज है इस सिलेबस की कि जो वहाँ पे स्टूडेंट को एक स्टूडेंट तो बनाता है, मगर एक रिस्पॉन्सिबल और डेवलप्ड सिटीजन के तौर पे भी एक कंसेप्ट देता है.
तो ये एक चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा कि ये सिलेबस जो आप बनाया गया है दैट इज वेरी गुड। वो उनको एक बेटर सिविल सर्वेंट बनाने में तो हेल्पफुल रहेगा, मगर साथ ही साथ एज अ स्टूडेंट अगर किसी और करियर में भी उनको जाना है तो सभी जगह पे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स यही रहेगी जो इस सिलेबस को थ्रू उनको मिलेगी। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी विवेक सागर स्वामी जी ने भी बात की थी कि बच्चों को अगर डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है तो आज हमारे बड़े बड़े विजन्स है कि आईआईटीज है, फिर आईआईएम्स है, एम्स है, तो वहां पे आगे जाके उनको उन टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में अगर एडमिशंस लेना है तो इट नीड्स मोर प्रिपरेशन। तो वो प्रिपरेशन भी आज फाउंडेशनल कोर्स के तौर पे JEE नीट फाउंडेशन है, ये बच्चों को 6 स्टैंडर्ड से करवाया जाता है। तो व्हाई नॉट यूपीएससी, व्हाई नॉट जीपीएससी, व्हाई नॉट संकल्प कोर्स। तो ये एक बच्चों के लिए मैं पेरेंट्स को भी ये बताना चाहूंगा और जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि बेटा दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ग्रो योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट और एज वेल एज परफेक्ट सिविलाइजेशन पर्सन जो प्राइवेट सेक्टर को भी आगे जाके बहुत कुछ दे सकता है या फिर सिविल सर्विसेज को भी बहुत कुछ दे सकता है। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू एज एजुकेटर दिस इज द परफेक्ट प्रोग्राम फॉर स्कूलिंग एज वेल एज फॉर बेटर सिविल सर्वेंट अगर उनको बनना है तो। खूब खूब धन्यवाद परेश भाई, आपने बहुत ही संतोषप्रद उत्तर हम सबको दिया है और इससे हमें एक यह भी कॉन्फिडेंस, हमारा विश्वास बढ़ता है कि प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के तहत बच्चों को जिस प्रकार की तैयारी की जाए करवाई जाएगी वह न केवल उसके पूरे व्यक्तित्व विकास के लिए लेकिन एज ए अच्छा, यदि आपको शिक्षण भी प्राप्त करना है, एक कॉम्पिटिटिव माहौल का अनुभव करना है, स्पर्धात्मक माहौल का अनुभव करना है, तब भी इसकी जरूरत है। एक ऑलराउंड व्यक्तित्व का विकास के लिए जिन चीजों की जरूरत है, सॉफ्ट स्किल्स है, पर्सनालिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज की स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो वह सारी चीजों की जरूरत आजकल हर एक सेक्टर में महसूस की जाती है। तो इसी प्रोग्राम के साथ हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो परेश भाई ने हमें जो उत्तर दिया है उससे हमें लगता है कि नहीं, सचमुच में अर्ली प्रिपरेशन मतलब जितना जल्द से हो सके, जितना जल्द से जल्द हो सके उतना हम ये प्रिपरेशन करें तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, ऊपर से फायदा ही फायदा है। अभी जो बातें चल रही है, एक एजुकेटर की तरह उन्होंने बात की, एज एन ऑफिसर हमने सुना, लेकिन एक पेरेंट का रोल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वाली का भी रोल, वाली की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह अपने संतान के लिए क्या सोच रहा है। हर एक वाली की एक जिम्मेवारी तो है वाली के कि संतान का गठन करना अच्छे से, लेकिन इस कोर्स के द्वारा मैं जयेश भाई से पूछना चाहूंगा कि एज ए पेरेंट, माता पिता के रूप में आप लोग क्या सोचते हो जब आपके संतान का मतलब जब ये अर्ली एज, छोटी उम्र होती है, उसका गठन का समय होता है, तो एज ए पेरेंट उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और किस प्रकार से ऐसे कोर्स उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं? आप सबको नमस्कार, जय स्वामीनारायण। हम पेरेंट्स बड़े आशावादी होते हैं और जब ऐसी बातें सुनते हैं जिससे बहुत प्रेरणा मिलती है, हमारा हौसला बढ़ जाता है कि जल्द से जल्द यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करनी है। जैसा मयूर भाई ने बताया, जैसा साहब ने बताया, एक बतौर एक प्रिंसिपल के रूप में कि इससे पढ़ाई को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। जो स्कूल में पढ़ते हैं उसके साथ साथ अच्छी तरह ये कर सकते हैं। और गंगेश सर ने तरीका भी बताया कि किस प्रकार से हमें इस कोर्स में आगे बढ़ना है। लेकिन जब हम एक पेरेंट्स की स्थिति को सोचते हैं तो हमारे लिए हर दिन एक चुनौती, एक इम्तिहान हो जाता है। अगर हमारे बच्चे पढ़ने में कमजोर है तो भी हमें समस्या है, और अगर हमारे बच्चे बहुत तेज है तो उनकी भी कोई और समस्याएं होती है। लेकिन झेलना तो है माता पिता को। और समय धीरे धीरे ऐसा बदलता जा रहा है कि बच्चों की परवरिश और उनकी पढ़ाई, उसकी रीत अब बदलती जा रही है, क्योंकि आजकल बच्चे अपने माँ बाप के साथ कम रहते हैं, मोबाइल के साथ ज्यादा रहते हैं। रियल वर्ल्ड के साथ उनका कनेक्शन कम होता जा रहा है और वर्चुअल वर्ल्ड के साथ वो लोग ज्यादा दिन भर रहते हैं। और शायद यही वजह है कि जीवन की वास्तविकताओं से वो दूर होते जा रहे हैं और जो भ्रमणा है, जो
वर्चुअल वर्ल्ड है उसको बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। अगर एक टीचर ने कोई आंसर सिखाया तो जल्दी दिमाग में बैठेगा नहीं, और टीचर को वो गूगल से वेरीफाई करेगा कि टीचर ने तो बताया लेकिन वो गूगल क्या कहता है। और ऐसी मानसिकता वाले बच्चे जो सुबह शाम हमको तरह तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं, उनको एकाग्र करना, उनको अपने लक्ष्य के साथ बांध के रखना, ये हम पेरेंट्स के लिए बड़ी चुनौती है। तो ऐसे माहौल में हम पेरेंटिंग का फर्ज कैसे निभाएंगे? एक और इंटरनेट है, दूसरी ओर सोशल मीडिया है, तीसरी ओर पीयर प्रेशर से वो देखते हैं अपने आसपास के अपने साथ पढ़ते हुए बच्चों को, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, उनको बस खाना पीना सोना घूमना खेलना यही है। और ऐसे बच्चों के साथ रहते हुए उनको ये महान लक्ष्य की ओर जाना है। इसलिए जो यहाँ उपस्थित बच्चे हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि मैं यूपीएससी करूंगा, उनको धन्यवाद देना है। और अगर वो लड़का आपका लड़का है तो आपके लिए बड़ी उपलब्धि है, गौरव की बात है कि इस समय में आपके बच्चे ने छोटी उम्र में तय कर लिया कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो अब हमारा भी फर्ज पड़ता है, ये यूपीएससी करने का सपना बड़ा सुहाना है, अच्छा लगता है। और हम भी अपने बच्चों को देखते हैं, छोटी मोटी सफलता उनकी स्कूल में पाते हैं, कोई अच्छा इनाम लेकर के आ गए, कोई कंपटीशन में जीत गए या स्कूल की एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाए, तो हम खुश हो जाते हैं, गौरव अनुभव करते हैं, 4 लोगों को बताते हैं कि देखो मेरे बेटे ने क्या किया है। तो जितना हम अपने बच्चों की सफलता के भागीदार बनने में गौरव महसूस करते हैं, उसको शौक से अपनी मर्जी से अपने आनंद उठाते हैं, तो उसी प्रकार उनके संघर्ष में भी हमको साथ देना होगा, उनकी चैलेंज को भी हमको समझना होगा, और हमको यह भी स्वीकार करना होगा कि उसने जो बड़ी चैलेंज स्वीकार की है, उस चैलेंज को पाने के लिए, उसको पार करने के लिए जहां भी उसको हमारी जरूरत होगी, हमारी मदद की जरूरत होगी, हम उसके साथ रहेंगे। क्योंकि जब ये शुरुआत होगी तब तो बच्चों के हौसले, अभ्यर्थी के हौसले बुलंद होंगे, आकाश को छूने वाले। लेकिन फिर वो देखते हैं कि उनकी उम्र के बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं, ग्राउंड पे जाकर के ऐसे ही टाइम बिगाड़ते हैं, टीवी देखते हैं, गपशप करते हैं अपने मित्रों के साथ, खाने का मजा लेते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अभ्यर्थी के मन में ये विचार आ जाता है कि बाकी सारे लोग, मेरी उम्र के बच्चे जीवन का आनंद उठा रहे हैं और मुझे पढ़ाई करना है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे यूपीएससी करना है, और वो भी अभी से। उस प्रश्न का उत्तर वो हमारे व्यवहार में खोजेगा। तो हमको उसको उसके संकल्प में आत्मविश्वास बढ़ाए रखना है, उसके पुरुषार्थ का हौसला बढ़ाए रखना है, और उसको यह भी जताना है कि तुमने जिस महान संकल्प को अर्जित किया है, तुमने जो लक्ष्य बांध के रखा है, जिस दिन उसको पालोगे बाकी सभी लोगों से आप ज्यादा सुखी होगे, आपको सफलता का बहुत आनंद मिलेगा। और उस आनंद को आपको हर दिन उसको याद करवाना है कि तुम जो पीड़ा अभी सह रहे हो, वो पीड़ा किस आनंद के लिए, किस उज्जवल भविष्य के लिए सह रहे हो। तो उससे उनको भी पढ़ाई करने का, ये तैयारी करने का आनंद प्राप्त होगा। मतलब कि हमको उनका मनोबल बनाए रखना है। और कभी कभी हम लोग ये बात स्वीकार कर लीजिए, क्या इस उम्र में, हमारे बच्चों की उम्र में हम थे, तब कभी हमने सोचा था कि हम यूपीएससी करेंगे? हम सोच भी नहीं पाए थे। ये हमारी औकात है, हमारी ये स्थिति है। और ये तो बड़ी ताजुब की और आनंद की बात है कि हमारे बच्चे इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आए हैं, तो ऐसे बच्चों का सम्मान करना चाहिए। हम अपने बच्चों को सिर्फ बालक के रूप में देखते हैं, अब हमें उनको अफसर के रूप में देखना है। आप मान लीजिए कि 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो जो बड़ा अफसर बनने वाला है, वो आज से बन चुका है। इस ढंग से हमें उसको देखना है। अगर हम उसको ऐसे देखेंगे तो उसी प्रकार हम उसकी परवरिश कर सकेंगे, उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे। कोर्स तो बहुत बढ़िया है,
और अच्छा बनता रहेगा, बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हमको मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसको निखारने की, उसके व्यक्तित्व को संवारने की, उसको अच्छी तरह प्रिपरेशन करने के लिए उसका हौसला बनाए रखने की हमारी है, पेरेंट्स की है। हमारे में से कई लोग 2 या 3 या 4 भाषा जानते होंगे, लेकिन सबसे अच्छी भाषा, प्रभुत्व भाषा पे हमारा किस पे होता है? कौन सी भाषा हम अच्छी तरह बोल लेते हैं? मातृभाषा। और मातृभाषा क्या होती है? जो हमारी माता ने हमको सिखाया है। जब हम पालने में थे तब से हमने मातृभाषा सुनी है अपनी माता से, और वही भाषा है जो हम अब सबसे अच्छी तरह बोल लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का काम, वो फर्ज माँ बाप अच्छी तरह कर सकते हैं, वो आपने किया है और अब उसको जारी रखना है। थोड़ा रूप बदल गया है और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। आप अपने बच्चे को अगर अफसर के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको मालूम होगा कि एक अच्छा अफसर बनने के लिए कैसे गुण चाहिए। वो रेगुलर होना चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये रेगुलरिटी कहां से सीखेगा? हमारे में से सीखेगा। वो बड़ा पुरुषार्थी होना चाहिए, तो पुरुषार्थ कहां से सीखेगा? वो हमसे सीखेगा। वो पंक्चुअल होना चाहिए, वो प्लानिंग वाला होना चाहिए, वो अपने स्वभाव को, अपने इमोशंस को बैलेंस करने वाला होना चाहिए। तो वो सारी चीजें, ये गुण कहां से सीखेगा? उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, कोई शिक्षा की कोई संस्था नहीं है। माँ बाप स्वयं एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जो बच्चों के व्यक्तित्व को निखार देने के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए हमको एक इंस्टीट्यूट बनना है। जो गुण हमारे बच्चों में हम चाहते हैं वो गुण हमें पहले हमारे अंदर प्रकट करने हैं, तो वो बच्चा अपने आप सारा कुछ सीख जाएगा। तो ये सारी चैलेंज है पेरेंट्स के सामने, और वो पेरेंट्स उसको ध्यान में रखते हुए अगर अपने बच्चे को देखेंगे, उसकी सफलता को, उसकी विफलता को, उसकी पीड़ा को, उसकी प्रसन्नता को, हर मोड़ पे बच्चे को चाहिए कि कोई उसका साथ दे। ऐसा नहीं है कि बेटा ने तय कर लिया कि वो यूपीएससी करेगा, हमने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमने मान लिया कि नहीं वो करेगा, हम उसका समर्थन करते हैं। सिर्फ समर्थन से नहीं चलेगा, हमारा साथ चाहिए, हमारा सहकार चाहिए, हमारा टाइम चाहिए। हमें उसके साथ साथ चलना है। अगर वो पढ़ रहा है किताब, और चाहे हमको अब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम अपने व्यवसाय में अच्छी तरह सेट हो गए हैं, फिर भी हमको भी एक किताब लेकर के उसके पास बैठना है, और वो भी ऐसी किताब होनी चाहिए जो उसको इंस्पायर करे। कोई अच्छी किताब पढ़ लीजिए, कोई जीके की किताब है या कोई ऐसी किताब है जो उसको यूपीएससी के लिए प्रेरित करेगी। पिता भी पढ़ेगा साथ साथ, माता भी पढ़ेगी साथ साथ, तो बच्चा भी पढ़ेगा, बच्चा भी आगे बढ़ेगा। वरना क्या होगा, अक्सर हम लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं और फिर बच्चों को कहते हैं कि तुम पढ़ो। पिता और माता टीवी देखते रहते हैं और बच्चे से कहते हैं कि आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा? उसके प्रेरणा का स्रोत हम है। पेरेंटिंग और कुछ नहीं है, पेरेंटिंग इज मियर ट्रांसपेरेंसी। जो भी हम बच्चों से चाहते हैं वो पहले हमको करके दिखाना है। मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार का व्यवहार हमारे बच्चों के साथ, इन अभ्यर्थियों के साथ होगा, तो उनको अपनी सिद्धि, अपना लक्ष्य हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत ही इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायी बात हमें जयेश भाई ने की है। सारे पेरेंट्स को इसे बड़े ही गौर से और गंभीरता से लेना चाहिए। चाहे भले ही आप इतना ना पढ़े हो, लेकिन फिर भी इतना तो कर ही सकते हैं कि जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ 1 घंटा बैठिए, आप कुछ अपने हिसाब से जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़िए। तो थोड़ा थोड़ा आपका भी मतलब एक योगदान होना चाहिए। आपका भी योगदान रहेगा, आप गंभीरता से इसे लेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके बच्चे को भी यह प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी, मेरे माता पिता यदि कुछ पढ़ रहे हैं तो मुझे भी इसको पढ़ने में कतई संकोच नहीं होना चाहिए, वह ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए, वह ज़्यादा प्रेरित होना चाहिए। तो इस प्रकार की बात हमें जयेश भाई ने पेरेंटिंग की बहुत बखूबी की है, हम उनका खास खास धन्यवाद करते हैं। और इस पूरी पैनल में जो भी बाकी है वह स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि,
विद्यार्थियों के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि कीर्तन भाई जो अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनको हम पूछना चाहेंगे कि आप पिछले कई समय से सबको सुन रहे हो, संकल्प प्रोग्राम के बारे में आपने जाना कि किस प्रकार से इस प्रोग्राम में विद्यार्थियों को क्या क्या सिखाया जाएगा, तो आप इस प्रोग्राम को कैसे देखते हो? किस प्रकार से आप उत्साहित हो इस कोर्स से जुड़ने के लिए, या फिर आपको क्या लग रहा है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आपके दिमाग में कब से क्या सोच चल रही है? जब से मैंने स्कूल जाना शुरू किया था तब से कई लोगों ने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। मैंने तब इस सवाल का जवाब दिया था, पर हर बार बिना सोचे समझे। कई बार कहा कि मुझे पायलट बनना है, तो कई बार कहा सिपाही बनना है। कभी मैंने कहा कि मुझे शिक्षक बनना है, तो कभी डॉक्टर बनना है। पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मुझे कुछ बनना ही होगा तो मुझे सिविल सर्वेंट बनना होगा। अगर मैं सिविल सर्वेंट बन गया तो मैं अपनी और कई सारे लोगों की जिंदगी को सुधार सकता हूँ। मैं देश एवं कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता हूँ और देश और समाज की सेवा कर सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा अच्छे बदलाव ला सकता हूँ। ऐसी कई सारी समस्याएं जो हमें और समाज को परेशान करती है, अगर मैं सिविल सर्वेंट बन गया तो वो कई सारी जो समस्याएं हैं उनको जड़ से ही उखाड़ सकता हूँ। आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विस परीक्षा कोई लिखा पढ़ी की परीक्षा नहीं है। अगर मुझे उसमें उत्तीर्ण होना है तो मुझे अपना व्यक्तित्व निखारना होगा, और वह व्यक्तित्व निखारने के लिए मुझे अच्छे कोचिंग क्लास की जरूरत होगी, मेंटर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट की जरूरत होगी, और साथ ही में एक ऐसे माहौल की जरूरत होगी जो मेरा हौसला बुलंद बनाए रखे। और वो सारी चीजें मैंने प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में पाई, इसीलिए मैं प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में जुड़ने से मेरा जो संकल्प है, मेरा सपना है, वो मैं साकार कर पाऊंगा। प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें नया और जरूरी ज्ञान प्राप्त होता है। अभी तो मेरी प्रतियोगिता मेरे क्लास के बच्चों से है, पर प्रमुख संकल्प प्रोग्राम मुझे सारे भारत के बच्चों से प्रतियोगिता में अव्वल नंबर लाने का प्रोत्साहन और जरूरी ज्ञान और साथ ही में कौशल्य प्रदान करेगा। प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में जुड़ने से मेरा पढ़ने का तरीका ही बदल जाएगा। मैं हर विषय पर, हर एक पहलू पर आसानी से और बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन कर पाऊंगा। मुझे अच्छी प्रेरणादायी किताबें, प्रेरणादायी महानुभाव एवं कई प्रेरणादायी डॉक्यूमेंट्रीज और कई सारे रिसोर्सेज प्राप्त होंगे। मेरी पढ़ाई सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए नहीं, साथ ही साथ में भारत देश और समाज की अच्छी और बहुत बदलाव लाने के लिए होगी, और ये सारे बदलाव का दायित्व और कौशल्य मुझे यह प्रमुख संकल्प प्रोग्राम से प्राप्त होगा। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी को, अपनी पढ़ाई को दैनिक जीवन के साथ भी संकलित कर पढ़ सकूंगा। हमारे दैनिक जीवन में आते हुए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कई समस्याओं को मैं समझकर उसका हर संभव हल ढूंढ पाऊंगा। मैं सफलता की ऐसी ऊंचाइयों को छू लूंगा कि जिससे मैं कई सारे लोगों को प्रेरणा दे सकूं और कई सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा दे सकूं। कीर्तन भाई ने अभ्यर्थी के दिल में कैसी भावनाएं रहती है, कैसे उनके संकल्प रहते हैं, वह सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हमें समझाई है। फिर से मैं एक बार मयूर सर से पूछना चाहूंगा कि हम बात करते हैं कि यूपीएससी पास करना हो तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चाहिए, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का क्या मतलब है, क्या मायने रखती है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, और इसकी क्या जरूरत है? मतलब अभी से स्टूडेंट्स को इस दिशा में क्यों हमें प्रेरित करना चाहिए, और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इस हमारे प्रोग्राम से कैसे उसका व्यक्तित्व का निर्माण करेगी? जी स्वामी जी, वेल जो भी हमारा एकेडमिक स्टडीज़ है या फिर इवन जब हम प्रिपरेशन के वक्त जो पढ़ते हैं, जो जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बहुत सारा, लाइक देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ द सिलेबस, तो वो सब पढ़ते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। वो आपका पूरा एक एनालिटिकल स्किल वगैरह तो डेवलप करेगा ही करेगा, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आर द की इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर योर फर्दर ग्रोथ। बहुत सारी क्वालिटीज बोल सकते हैं, बट विथ माई एक्सपीरियंस इफ आई कैन ट्रेस इट डाउन टू 2 or 3, then in that case first officer like quality should be the fast learner.
ऑफिसर्स जो सिविल सर्विसेज में रहते हैं तो एवरी डे दे आर डीलिंग विद अ डिफरेंट टॉपिक, लाइक लेट्स से फॉर वन टेन्योर दे आर डीलिंग विद द लैंड मैनेजमेंट, next tenure they are working with election management, next tenure they might be handling the stamp duty and taxation, next tenure they might be handling defense, maybe tourism. So it's such a variety of topics that you has to deal with, and you has to take a critical decisions also on those topic, where if you do not understand those topic you cannot take the good decision in that particular area. So if you are a fast learner, दैट वुड बी द की रिक्वायरमेंट कि आप जल्दी से उस टॉपिक के बारे में, उस सेगमेंट के बारे में, क्या बिजनेस चल रहा है उस सेगमेंट में, क्या क्या चैलेंजेस है उस सेगमेंट में, जितना जल्दी आप सीख पाओगे उतने अच्छे आप डिसीजन ले पाओगे. वंस यू लर्न दिस, अगेन लाइक यू विल बी हैविंग द सेकंड टॉपिक टू डील विद, क्योंकि दूसरा टेन्योर हो जाएगा, कुछ भी अलग ही टॉपिक आपको डील करना रहेगा. तो यू शुड बी हैविंग द कंटिन्यूअस लर्निंग एंड द फास्ट लर्निंग कैपेबिलिटीज. दैट शुड बी द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑफिसर. Second quality which I feel is having a good judgment. ये मतलब थोड़ा tricky लग रहा होगा कि क्या ही होगा judgment, but once you have all the resources, let's say आपके पास typing के लिए 10 लोग हैं, आपके लिए communication के लिए 10 लोग हैं, आपका पूरा resources आपके offices में सब कुछ ही है, everything you can delegate, everything you can ask somebody else, your subordinate officer to do that thing. They will do everything, but one key officer like quality that you should be carrying is your judgmental power. How you can guess the idea of the whole situation. जैसे डिजास्टर हो गया, आपको जाना है, आपको डिसाइड करना है कि whether I should give the life support or not, whether I should call police or not. जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल होता है किसी भी सिविल सर्वेंट में को, जब जैसे कोई मॉब हो गया, मॉब इवेंट हो गया, रायट हो गया मान लो, तो तब सब पुलिस हंड्रेड्स ऑफ आर्म्स के साथ वो आप खड़ी रहेगी एंड दे विल बी वेटिंग फॉर योर ऑर्डर. आप बोलोगे कि यू फायर, देन ओनली दे विल फायर. ओके, एंड देन यू विल कैरी द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्यों फायर किया, क्या फायर करने की सच में जरूरत थी, क्या उस तरह की ग्रीव सिचुएशन थी कि आपको फायर करना ही पड़ेगा, क्या उस फायर से किसी का डेथ हो गया, क्या उस फायर से किसी को इंजरी हो गई. यू हैज टू explain all the justifications, you has to answer the questions. So for that you has to have a good judgment power, like and this it cannot come in one day. ऐसा नहीं होगा कि आप आज आप एक क्लास में बैठे और आपको किसी ने सिखाया कि जजमेंट कैसे लेना है and then you will next day you will have a good judgment. ऐसा नहीं होगा. आप कंटिन्यूअस पूरे सिनारियोज को उस तरह से देखते रहेंगे. जैसे आप अगर प्रमुख संकल्प कार्यक्रम में हो, हर बार आपके सामने इस तरह के केस स्टडीज आते रहेंगे, एक्सपीरियंस शेयरिंग इस तरह से आते रहेंगे. ग्रेजुअली यू विल गेट टू लर्न दिस पर्टिकुलर स्किल ऑफ जजमेंट. सो आई बिलीव अपार्ट फ्रॉम अदर बेसिक रिक्वायरमेंट जो एकदम इसेंशियल्स है, जैसे कि आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, यू शुड बी हार्ड वर्किंग, यू शुड बी हैविंग अदर कैपेबिलिटीज, कम्युनिकेशन स्किल, वो सब मैं ऐसा मान रहा हूं कि इट इज जस्ट अ बेसिक इसेंशियल. मतलब वो तो आपके पास होना ही होना चाहिए, तभी आप एक बेसिक ऑफिसर बन पाओगे. बट अगेन इफ यू वांट टू सक्सीड as a good officer, if you want to succeed in your career of civil services, these two important skill of fast learning and good judgment and decision making power will definitely help you grow further. Thank you. मयूर भाई ने हमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती है उसका भी एकदम सारांश रूप में कहा कि जजमेंटल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, लर्निंग एटीट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे गुण एक अधिकारी में चाहिए. तो जब हम प्रमुख संकल्प प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं तो ये सारी चीज भी हमें सीखने को मिलेगी. अभी मैं परेश भाई को पूछना चाहूंगा कि एज एन ऑफिसर तो ये सारी क्वालिटीज का इंपॉर्टेंस है, लेकिन एजुकेशन वाइज चाहे किसी भी सेक्टर में जाए, किसी भी कारकिर्दी के क्षेत्र में जाए, क्या इन सारी चीजों का कुछ इंपॉर्टेंस आपको लग रहा है? यस, डेफिनेटली स्वामी जी. मुझे इस चीज को समझाने के लिए मैं एक स्किल बेस्ड बात करना चाहता हूँ. सबसे पहले कि नाउ इंडिया इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स स्किल इंडिया, यानी कि आज गवर्नमेंट है या तो फिर अच्छे बड़े बड़े एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है. एवरीवेयर यू विल फाइंड कि यूथ ऑफ इंडिया मस्ट बी स्किल्ड यूथ. तो उनकी स्किल को भी आज ऑब्जर्व करने के लिए या फिर इवैल्यूएट करने के लिए पैरामीटर्स रखे गए हैं. जैसे कि कुछ पैरामीटर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं. जैसे अब तक क्या था, IQ वाज ओनली थिंग, जैसे कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाज ऑब्जर्व्ड,
बट नाउ आज हम प्लेसमेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, हम खुद इंटरव्यूज लेने जाते हैं या फिर हम हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट्स के लिए देते हैं। तो देयर व्हेन वी मीट दिस सच काइंड ऑफ पीपल, वो एक IQ के साथ EQ यानी कि इमोशनल क्वेश्चंस, हाउ यू आर डीलिंग विद पीपल, then it comes adversity questions, how you deal in the difficult situations, चाहे वो आपकी खुद की डिफिकल्ट सिचुएशंस हो या आपके सराउंडिंग में हो। तो ये सारी की चीजें ऑब्जर्व की जाती है, सोशल क्वेश्चन SQ ऑब्जर्व किया जाता है। आगे जाके अगर आप ये सोच रहे हो कि along with UPSC GPSC I want to become an IITian, I want to become a doctor, मैं डॉक्टर बनने के साथ जिस तरह से स्वामी जी ने बोला था कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, either I am looking for a good corporate opportunities, तो सभी जगह पे they will see each and every aspect of a candidate कि उसका कंटेंट, एकेडमिक्स, मार्किंग क्या है, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज का रिकॉर्ड क्या है, पब्लिक एक्टिविटीज का रिकॉर्ड क्या है। वहां पे इंटरव्यूज में भी कंटेंट इंटरव्यू होता है, फिर बच्चों का वहां पे डिबेट लिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है। तो एवरीवेयर एक जनरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन वहां पे जरूरी रहेगा। तो ये प्रोग्राम करने के बेनिफिट में सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि स्टूडेंट कैन हैव ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटीज, कि मुझे जो पढ़ाई करनी है, मुझे अपनी पर्सनालिटी जो डेवलप करनी है, वो किन किन एंगल पे, किन किन एस्पेक्ट्स में मुझे ये डेवलपमेंट करना चाहिए। तो आई थिंक कि संकल्प प्रोग्राम विल बी अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जो सर ने हमें बात की उस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि कारकिर्दी जब हम डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चों को क्या करवाना चाहिए, या फिर कोई स्टूडेंट डिसाइड करता है कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर 10th और 12th, इन विच स्ट्रीम आई शुड गेट एडमिटेड, जब हम यह सोचते हैं तो कई बार क्या होता है कि अगल बगल की इर्द गिर्द की जो बातें सुनी है उसके आधार पर कि भाई मेरा कोई चाचा या मामा एडवोकेट है तो मैं उसमें चला जाता हूँ, कोई सोचता है कि भाई कोई मेरा दोस्त है वो MBBS में जा रहा है तो मैं उसमें जा रहा हूँ। कई बार एक ट्रेंडिंग न्यूज़ होते हैं या फिर एक ट्रेंड हो चला रहता है कि भाई सबको IT में जाना है, कंप्यूटर की बहुत डिमांड है तो मैं उसमें चला जाता हूँ। लेकिन एक्चुअली कारकिर्दी मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग जिसे बोलते हैं, वो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। और साइकोलॉजी के कुछ एक्सपर्ट्स को हम पिछले 2 महीने पहले ही उनके साथ भी ये सारी चर्चा की थी कि कारकिर्दी किस प्रकार से डिसाइड करनी चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत अहम बात होती है कि जो आपका बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, उसे थोड़ा बहुत अपने खुद का इंक्लिनेशन किस और है, मतलब कि उसका इंटरेस्ट कहां बन पा रहा है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। साथ में केवल चाहत नहीं, एप्टीट्यूड किस क्षेत्र में ज्यादा है। कोई लॉजिकल एप्टीट्यूड ज्यादा है तो स्वाभाविक है वह साइंस के सेक्टर में जाए, वो ज्यादा अच्छा है। किसी का लिटरेचर, साहित्य अच्छा है तो स्वाभाविक है कि वह आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से अपने खुद का भी एक खुद की जांच करनी चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए। और उसके लिए कुछ टेस्ट भी आते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट आते हैं, DMIT टेस्ट जिसे बोलते हैं, डर्मेटोग्लिफिक्स इंटेलिजेंस टेस्ट भी आते हैं, जिससे कि बच्चे का, स्टूडेंट्स का हमें पता चले कि उसे किस दिशा में साहजिक झुकाव किस दिशा में है। तो UPSC के संदर्भ में जब बात करते हैं तो कई बार ऐसी एक भ्रमणा, एक मिथ, एक भ्रम ऐसा होता है कि भाई UPSC करना है, GPSC करना है तो आप आर्ट्स कर लो, ह्यूमैनिटीज में चले जाओ, BA कर लो, या 11th 12th आर्ट्स कर लो, या कॉमर्स कर लो। लेकिन इन सारे एक्सपर्ट्स को मिलने के बाद हमारा सुझाव यह रहेगा कि ऐसी कोई स्ट्रीम चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका झुकाव है साइंस की ओर तो साइंस करिए, आपकी टैलेंट है कि आप IITs में, MBBS में एडमिशन मिलता है आपको तो लीजिए, क्योंकि UPSC GPSC तो अल्टीमेटली कोई भी ग्रेजुएशन वाले को स्वीकार करता है ना। वो BSc वाला भी दे सकता है UPSC, BA वाला भी दे सकता है, BCom वाला भी दे सकता है, BTech वाला भी दे सकता है, MBBS, BPharm, BDS कुछ भी हो दे सकता है। तो आपका डिग्री UPSC के हिसाब से चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि आपको जिसमें आपकी एक्सपर्टीज होगी, जिसमें आपकी रुचि होगी, उसमें स्वाभाविक तौर पर आप ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, उसमें ज्यादा एक्सपर्टीज प्राप्त कर पाओगे, उसमें ज्यादा मास्टरी प्राप्त कर पाओगे। इसलिए इस प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में भी हमने सोच रखा है कि जो स्टूडेंट्स खास करके 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा के हैं, 6 to 10, और जो इसमें जुड़ना चाहते हैं
उनके लिए ऐसा कुछ कारकिर्दी मार्गदर्शन का प्रोग्राम भी हम रखेंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि उसकी टैलेंट कहीं और काम कर रही है, उसका इंटरेस्ट कहीं और काम कर रहा है और वो जा कहीं और रहा है। यूपीएससी करना है आपको, वो निश्चित किया है, जीपीएससी करना है, वो निश्चित किया है, तो ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी लाइंस साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वो जल्दी से चेंज नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपका इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज में, तो साइंस छोड़ के भी आप आर्ट्स करिए, वो भी जरूरी है। आजकल क्या हो गया है कि भाई कुछ मतलब 80% अबो है तो साइंस में चला जाए, 60 to 80 है या 50 to 80 है तो कॉमर्स में, और उससे कम है तो आर्ट्स में। ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। हाँ, आपका नेचुरल इंटरेस्ट बन रहा है ह्यूमैनिटीज में, तो आप स्वाभाविक तौर पर आर्ट्स में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे तो भी अच्छा कर पाओगे। नामांकित जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स है इंडिया की, उसमें आपको कॉमर्स में मिल रहा है, बीकॉम में, बीए में, बीबीए में, तो आप वहां पर भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग ये भी नहीं कह रहे कि आप साइंस में ही जाइए और ये भी नहीं कह रहे कि आप आर्ट्स में ही जाइए, लेकिन आपका व्यक्तित्व जिस रूप में सेट हो रहा है, शूट हो रहा है, उसमें आपको जाना चाहिए। लेकिन वो बाधारूप नहीं बनेगा। यूपीएससी जीपीएससी करना है, आजकल पैटर्न ऐसी हो चुकी है, यूपीएससी की, जीपीएससी की, उसमें साइंस के भी सब्जेक्ट आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स भी सीसेट के स्वरूप में आ ही जाता है, उसमें कॉमर्स के भी सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह आ जाता है, उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट तो है ही है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आर्ट्स में ही जाना चाहिए। तो यह भी मतलब कई बार हम सोचते हैं, तो इसके बारे में प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के द्वारा और अच्छा मार्गदर्शन मिल पाएगा। और अभी जब इस कार्यक्रम के अंत की तरफ हम जा रहे हैं, तो खास जयेश भाई को फिर से मैं एक विनती करना चाहूँगा कि वो प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के संदर्भ में एग्जैक्टली जैसे कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में कुछ असाइनमेंट्स वगैरह दिया जाएगा और फॉलोअप टास्क दिए जाएंगे, स्टूडेंट्स को फील्ड विजिट करवानी होगी, तो स्वाभाविक है कि पेरेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपकी दृष्टिकोण से शॉर्ट में पेरेंट का रोल प्रमुख संकल्प प्रोग्राम को साकार बनाने में, सफल बनाने में क्या हो सकता है, फिर से एक बार थोड़ा और मार्गदर्शन करें। हम कब से इन एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, तो ऐसे पेरेंट्स हमको ये क्लैरिटी तो मिल गई कि प्रमुख संकल्प प्रोग्राम जो है वो बहुत बढ़िया है, और अगर हमारे बच्चे एक अभ्यर्थी के रूप में इस प्रोग्राम में जुड़ गए तो यूपीएससी क्लियर करने का उनका जो स्वप्न है वो अवश्य साकार होगा। इतना बढ़िया कुछ आपने परोस दिया है, लेकिन ये परोसा हुआ खाना वो बच्चे को अच्छी तरह खिलाएगा कौन, वो भी सवाल मन में पैदा होता है। और बच्चों को ये बहुत बढ़िया रसोई तक, ये खाना तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम सब पेरेंट्स की है। और ये सपना केवल अपने बच्चे का नहीं है, हमारा भी है, तो उसका पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी भी होनी चाहिए। बच्चे को इस तैयारी का आनंद मिले, वो अपने आप को इसका मजा ले सके, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है। और जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ इन सब एक्सपर्ट्स के वक्तव्यों से कि इस प्रिपरेशन को हम लोग दो हिस्से में देख सकते हैं। एक जो है उनको इंफॉर्मेशन दिलवाएगा, उनमें स्किल्स पैदा करेगा, उनमें डिसीजन पावर, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करेगा। उसके साथ साथ वो जो भी डिसीजंस लेंगे वो मानवीय होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि उसमें कुछ ऐसी अच्छी क्वालिटीज, अच्छे गुण होने चाहिए। तो वो गुण भी प्राप्त करना है, ये स्किल्स और नॉलेज, इंफॉर्मेशन भी अर्जित करनी है। ये दोनों काम सही ढंग से पैरेलल और लंबे समय तक चले, उसके लिए जो धैर्य रखना है वो बच्चे को भी रखना है और हमको भी बनाए रखना है। तो ये हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जब जब हमें शेड्यूल मिले और उस शेड्यूल के हिसाब से बच्चों का ऑनलाइन क्लास डिसाइड हो, तो वो सभी सेशंस हमारे बच्चे अवश्य अटेंड करें, वो देखने की जिम्मेदारी हमारी है। और अटेंड करते हुए बच्चों को हमें ओवरसी भी करना है कि उसके स्क्रीन पे सचमुच ये प्रमुख संकल्प प्रोग्राम चल रहा है या उसकी आड़ में वो कुछ और देख रहा है, कुछ मजा ले रहा है। मतलब कि उसको अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर और कमिटेड रखने की जिम्मेदारी भी हमारी पेरेंट्स की है। हमें ये भी देखना है कि अगर ये प्रमुख संकल्प प्रोग्राम से उनको कोई असाइनमेंट्स दिया गया तो वो असाइनमेंट्स उसने समय पर किया कि नहीं किया, अच्छी तरह किया कि नहीं किया, वो अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों को हमें जिम्मेदारी से समझना होगा
और ये सुनिश्चित करना होगा कि समय समय पे हमारा बच्चा ये जिम्मेदारी से पूरा करे, मतलब कि बच्चों में भी जिम्मेदारी हो और वो जिम्मेदारी पैदा करने की जिम्मेदारी हमारे मन में हो। तो वो सारा कुछ हमको करना है, लेकिन उसका हौसला बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सुबह शाम उसको बस यही कहते रहे कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें तैयारी करनी है, उस पर दबाव नहीं बढ़ना चाहिए, उसको इस प्रिपरेशन का आनंद मिलना चाहिए। वो काम हम पेरेंट्स को करना है। लेकिन स्वामी जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी सारी बातों को समझना और फिर हमेशा के लिए उसी प्रकार का व्यवहार बनाए रखना, वो हम पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा मुश्किल तो है। लगता है कि जैसे आपने इन बच्चों के लिए ट्रेनिंग की जो सुविधा की है, उसी प्रकार क्या हमारे लिए पेरेंट्स के लिए भी आप कोई सेशंस रखने वाले हैं या नहीं, वो कृपया आप हमको बताइए। और साथ साथ मुझे ये भी पूछना है आपसे कि जब बच्चे इस कोर्स से जुड़ेंगे तो आप इतना अच्छा आयोजन किया है, एक्सपर्ट्स बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो हमें इसके लिए कब टाइम निकालना है, कैसे टाइम निकालना है? और जयेश भाई ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और कुछ जो उनकी जिज्ञासा है, तो खास एक दिशा में मैं बात करना चाहूँगा कि यह हम भी सोच रहे थे कि सारे पेरेंट्स इतने मतलब कैपेबल नहीं होंगे या फिर मतलब पढ़े लिखे नहीं होंगे कि सारी चीज़ें उनको पता चले कि पेरेंट्स का सपोर्ट कैसे वो दे सके, मतलब वो चाहते हुए भी कई बार सपोर्ट नहीं दे सकते। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में जो स्टूडेंट जुड़ना चाहेगा उसके लिए एक संकल्प गार्डियन का भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो संकल्प गार्डियन मतलब क्या? तो मान लो कि आपको लग रहा है कि मैं इतने अच्छे से अपने बच्चे को हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन आपके फैमिली में उसके कोई बड़े भाई है या फिर कोई चाचा मामा है कि जो पढ़े लिखे हैं, या कोई पड़ोसी में कोई है कि जो एल्डर ब्रदर जैसा है, जो आपके स्टूडेंट का ये प्रमुख संकल्प प्रोग्राम का गाइड बन सके। करना क्या होगा उसे? तो वैसे बहुत ज़्यादा समय नहीं निकालना है। हमारा सेशन 15 दिन में एक बार रहेगा, तो वह सेशन वो अटेंड करने के बाद हम कुछ असाइनमेंट वगैरह देंगे। तो जो संकल्प गार्डियन है उसे खाली देखना है, वैसे ऐसे मतलब पन्ने घुमाने हैं कि भाई उसने किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है तो उसका थोड़ा फॉलोअप करना है। यहाँ हमारे वहाँ से भी जो फोन आएगा उसके फादर पर हर बार नहीं जाएगा। जो संकल्प गार्डियन है उसकी ऑफिस मतलब हमारी ऑफिस से फोन उसको जाएगा। मतलब उसको सारा पता होना चाहिए कि प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में क्या चल रहा है, कितना गाइडेंस दिया है, कितना असाइनमेंट दिया है, क्या लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से लेक्चर्स बाकी है। तो एक संकल्प गार्डियन को आपको उसको असाइनमेंट मतलब उसको असाइन करना है, उसको एक जिम्मेवारी सौंपनी है। तो जो भी बच्चा इस प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में जुड़ना चाहेगा उसके लिए यह जरूरी है, अनिवार्य है कि वह एक संकल्प गार्डियन, प्रमुख संकल्प प्रोग्राम का खुद का एक गार्डियन भी डिसाइड करे। तो कई बार क्या स्टूडेंट तो कह देंगे कि हाँ हमने तो वो कर दिया, असाइनमेंट कर दिया है, सेशन अटेंड कर लिया है, लेकिन जैसे कहा जयेश भाई ने कि पॉसिबल है कि वो उसको कोई आलस प्रमाद की वजह से वह सेशन में नहीं जुड़ा है। लेकिन संकल्प गार्डियन तो घर पे है, हमारे ऑफिस, हमारे मेंटर्स, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, वो तो किसी एक जगह रहेंगे। आप उसके घर पर उसका पर्सनली मिलना जरूरी है। संकल्प प्रोग्राम तभी सफल होगा जब संकल्प गार्डियन उस स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को दिए गए जो टास्क है वह अच्छे से उसका चेकिंग भी करे, उसका मतलब एक बार उसको पूछे भी सही और उसके साथ वार्तालाप में रहे, कन्वर्जेशन में रहे, कांटेक्ट में रहे। तो एक तो हमने ये सोचा है। दूसरी बात कही कि क्या हमें भी कुछ ट्रेनिंग मिलेगी, तो इतना तो अभी सोचा नहीं है कि पेरेंट्स को कोई ट्रेनिंग दे, लेकिन खास करके जो संकल्प गार्डियन है उनके अमुक समय पर कुछ निश्चित अंतराल पर उनके कुछ सेशन रखेंगे कि एज ए पेरेंट आपको क्या क्या ख्याल रखना है। जब आपका बच्चा इतना बड़ा स्वप्न लेकर बैठा है तो थोड़ा बहुत समय निकालना है, वीक में आपको 1-2 घंटे निकालने हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन वो निकालने ही निकालने हैं जो भी संकल्प गार्डियन बनता है उनको। तो इस प्रकार से थोड़ा उसका एक विचार किया है कि उनके भी कुछ सेशन रखेंगे जिसमें पेरेंट्स को संकल्प गार्डियन को अवश्य हाजिर रहना है कि उस स्टूडेंट का गार्डियन मैं हूं, तो उसे भी उसका रिपोर्ट भी हमें मिलता रहे। और ऐसा भी थोड़ा बहुत सोचा गया है कि साल में 1-2 बार फिजिकली कुछ ऐसे वर्कशॉप रख के उन स्टूडेंट्स को या फिर संकल्प गार्डियन को जोन वाइज कहीं पर इकट्ठा करके भी ये सारी चीजें ज्यादा स्मूथली चले, ऐसा एक प्रयत्न हमारे ओर किया जाएगा। जैसे आपने पेरेंट्स के बारे में पूछा, उसके बारे में मयूर भाई आपका क्या विचार है कि एक संकल्प गार्डियन का रोल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन स्टूडेंट का रोल, उसके लिए क्या कोई क्राइटेरिया हमें रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, कि कैसे स्टूडेंट्स को इसमें एनरोल करना चाहिए, उसे प्रवेश देना चाहिए, उसके बारे में आपके कोई सुझाव हो तो दीजिए। जी स्वामी जी, जैसे बहुत ही अच्छा है कि संकल्प गार्डियन के लिए आपने क्राइटेरियाज रखे हैं,
आई बिलीव कि स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज तो होने ही चाहिए, बिकॉज ये एग्जाम हर किसी के लिए नहीं है. फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि अगर आप सोच रहे हो कि ये एक मतलब हम सिर्फ ज्वाइन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, फिर जो भी सेशंस रहेंगे हम आराम से बैठ के सुन लेंगे और पूरा सिर्फ हम्पी डम्पी टूर रहेगा और हो जाएगा एग्जाम, ऐसा तो नहीं है. बिकॉज इट इज एज आई मेंशन अर्लियर कि ये वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक एग्जाम है और इसका सिलेबस जो भी है उसका कोई बाउंड्री नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि आपको 4 या 5 टॉपिक दे दिए गए और उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, उसी में से पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग एज सच. अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंडिया के बारे में सब कुछ ही जानते हुए होने चाहिए. If your natural interest is not towards this thing, then you should not try appearing in this examination. Let us be honest. ऐसा नहीं है कि अच्छा है तो सिर्फ कुछ भी, मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा है, मुझे सोशल साइंस में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा है, मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है. आई एम नॉट इवन वेरी मच ईगर टू नो अबाउट द जियोग्राफी. आई एम नॉट ईगर टू नो अबाउट द करंट हैपनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड करंट हैपनिंग इन द इंडिया. स्टिल आई वांट टू बिकम एन सिविल सर्वेंट. ये पॉसिबल ही नहीं होगा. आप करोगे, आप ईयर्स प्रिपरेशन करोगे, फिर भी ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप में ये नेचुरली इंटरेस्ट नहीं है इन सभी इवेंट्स के पर. प्लस you can select some other thing, like you can select some other career and you can be in top 1% of that particular career and you can still make a very good career. So I believe स्वामी जी की कुछ ना कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हमारे होने चाहिए जो उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेस पर हो सके या फिर उनके एकेडमिक रैंकिंग के बेसिस पर हो सके, कि जिसके वजह से जब वो लोग यहाँ पे आए तो उनको एक ऐसा पीयर एनवायरनमेंट मिले कि एवरीबडी इज लाइक वर्किंग फॉर द सेम गोल. सो उनको इस वजह से उनको एक बहुत ही अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन भी मिलेगा जो एक दूसरे को पुश करेगा और एवरीबडी कैन ग्रो फास्टर. तो मयूर सर, आपके सुझाव के अनुसार कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोर्स कोऑर्डिनेटर अभी हिरेन भाई हमें बताएंगे, लेकिन इसमें भी आगे प्रोग्रेस हो सकता है. मतलब ये नहीं है कि 100% इसी क्राइटेरिया से इस मतलब चलेंगे, धीरे धीरे इसमें भी सुधार हो सकता है अनुभव के बाद. लेकिन अभी हिरेन भाई जो भी क्राइटेरिया इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए फिलहाल जो क्राइटेरियाज है, स्टूडेंट को किस प्रकार से इस कोर्स में जोड़ा जा सकता है, तो उसकी जो डिटेल है वो थोड़ी आप हमारे ऑडियंस को समझाइए. हम अगर प्रारंभिक कक्षा में देखें तो जैसे मयूर सर ने बात बताई कि ये कोई एक ऐसी रेस नहीं है कि हमारी इच्छा हो गई, जब एंटर हो गई, इच्छा हो गई तब निकल गए. ये एक लॉन्ग जर्नी है. तो उसके लिए हमको दृढ़ मनोबल की जरूरत होगी. जब कोई शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना होता है तब हम एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, बट जब रिजल्ट में काफ़ी जब लॉन्ग जर्नी होती है तब हमारा वो जो मनोबल होता है वो लो होने लगता है. इसीलिए एक क्राइटेरिया की जरूरत है कि क्या वो बच्चे में, क्या वो अभ्यर्थी में वो भूख है कि नहीं मुझे एक चरित्रवान अधिकारी बनना है, एक मुझे देश के लिए कुछ करना है, क्या वो भूख है हमारे में. और अगर ये पर्सनालिटी, अगर ये ट्रेट वो अभ्यर्थी में है तो संकल्प प्रोग्राम में उसका स्वागत है. इसीलिए हमने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं. अगर वो हम क्राइटेरिया देखें तो 7th, 8th और 9th के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 75% होने चाहिए, जबकि अगर हम बात करें 10th, 11th और 12th के लिए तो उनके लिए मिनिमम 70% होने चाहिए. और सिर्फ परसेंटेज ही एक क्राइटेरिया नहीं है. अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेज पे तो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा. इंटरव्यू से हमें उनका एक पर्सनालिटी लेवल पता चलेगा, क्या उनमें ऑफिसर लेवल क्वालिटी है, क्या उनमें वो एप्टीट्यूड है, और अगर उनमें ये एप्टीट्यूड है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. तो ये हमारे प्रारंभिक लेवल पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे. हाँ परेश भाई, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी स्वामी जी, मैं 1-2 चीज़ें एज एन एजुकेटर यहाँ पे सभी बच्चों को भी गाइड करना चाहूँगा और पेरेंट्स को भी गाइड करना चाहूँगा. कि सबसे पहली चीज़ है कि एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स. ये जो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं, दैट्स वी कॉल्ड डिस्टेंस लर्निंग, राइट. कि जहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी या इन पर्सन कनेक्टिविटी फैकल्टीज़ के साथ नहीं रहेगी. तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइट बात करना चाहूँगा स्वामी जी, कि जब कोरोना के टाइम पे स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था तो जनरली व्हाट वी सी कि समटाइम्स स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि देयर प्रिंसिपल और देयर टीचर्स आर ऑब्जर्विंग, बट वो सोफे पे लेट के ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे थे या फिर नाश्ता करते करते ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे थे. सो व्हाट आई मीन टू से कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो वी हैव और प्रॉपर ड्रेस कोड होता है हमारा, एक प्रॉपर हमारा मैनर्स एटिकेट्स होता है. उसी तरह जब हम घर पे भी पूजा करते हैं
तो वहां पे भी हम पूजा करने के टाइम पे एक प्रॉपर कपड़े पहन के प्रॉपर एनवायरनमेंट में हम पूजा भगवान की करते हैं। तो इट्स लाइक दैट ओनली कि जब हम घर से पढ़ाई करते हैं तो वहां पे भी हम किस जगह पे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, हमारा डिवाइस कौन सा है, आजू बाजू का सराउंडिंग कैसा है, रूम का, मेरे पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल लेके मैं बैठा हूं या नहीं, मैंने प्रीवियस सेशन जो अटेंड किया था उसमें जो मुझे क्वेरी है वो क्वेरी लेके मैं बैठूं, वो आई कैन आस्क इन ऑनलाइन सेशंस टू माय फैकल्टीज की आई हैव सच क्वेरीज, मुझे ये सोल्व करनी है। तो यहाँ पे घूम फिर के बात आ जाती है एक सेल्फ इंटरेस्ट पे और सेल्फ इंटेंट पे, दोनों पे, कि मुझे कितनी इस प्रोग्राम और इस स्टडी की अहमियत है और मैं खुद ये किस तरह से करना चाहता हूं। तो वहां पे मैं पेरेंट और स्टूडेंट दोनों को बोलना चाहूंगा कि स्टूडेंट इसको ऑनलाइन एजुकेशन को लाइट नहीं ना ले और पेरेंट ये चीज एंश्योर करे कि वो घर से जो गाइडेंस ले रहे हैं वो एक प्रॉपर वे में ले रहे हैं। और इसका बेनिफिट भी स्वामी जी ये है कि जैसे अगर मैं आज बीमार हूं तो मैं स्कूल पे नहीं जा सकता, मगर ऑनलाइन सेशंस में ये बेनिफिट है कि आई वाज इल, मैं सेशन अटेंड नहीं कर पाया था, आई कैन हैव अ प्री रिकॉर्डेड सेशन, तो मैं फिर से वो रिवाइज कर लूँ, मैं रिवीजन भी कर सकता हूँ, मिस किया वो वापस से देख भी सकता हूँ। तो इट्स अ गुड आइडिया ऑल्सो कि each and every time whenever I can have free time, I want revision, I want concept clarity, तो मैं वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एज पर माई एक्सपीरियंस और माई ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे पेरेंट और स्टूडेंट दोनों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विद फैकल्टीज इन द क्लासरूम। तो दैट वाज आई वाज थिंकिंग। एकदम सही बात की है परेश भाई आपने कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बहुत बढ़ जाती है जब ऑनलाइन माध्यम से कहीं भी किसी भी प्रकार का अभ्यास करवाया जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी जब आप इस कोर्स में जुड़ने जा रहे हो प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में? मैंने तो ठान लिया है कि मैं हर एक व्याख्यान अटेंड करूंगा और उसमें पूर्ण रूप से सक्रिय रहूंगा, और साथ ही में हर एक व्याख्यान में मैं मेरा ऑडियो और वीडियो ऑन रखूंगा। जिस व्याख्यान में जो डिस्कशन होता है उसमें मैं शामिल होकर उसमें जो चर्चित विषय है उस पर सही जानकारी और सही समझ प्राप्त करूंगा, और मैं वादा करता हूं कि मैं समय हर एक असाइनमेंट जमा करवा दूंगा। कीर्तन भाई की जैसी सोच है, जैसी तैयारी है, यदि यही सोच और यही तैयारी सारे अभ्यर्थी की हो तो हमें लगता है कि प्रमुख संकल्प प्रोग्राम अवश्य सफल होगा। उसमें जो हमने निर्धारित किए हैं वैसे लक्ष्य हम लोग अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी भी एक स्पष्टता करना चाहूंगा कि जब इस प्रमुख संकल्प प्रोग्राम से आप जुड़ रहे हो तो ज़्यादातर बच्चे जब BAPS के स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि BAPS की एक विशेषता है कि हर एक अभ्यर्थी का, हर एक स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए हमारी कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जैसे बाल सभा भी चलती है, जैसे कुछ कोर्सेस हमारे संस्कृत के कोर्स भी चलते हैं। तो इसीलिए इस प्रमुख संकल्प प्रोग्राम ने हमने एक ऐसा प्रयत्न किया है कि आपका सत्संग भी, आपका अभ्यास, एकेडमिक जो एक्टिविटीज कर रहे हो, जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हो उसको भी आपको ऊर्जा देनी है, उसमें भी टाइम देना है, तो उसे भी बैलेंस करना है और साथ में प्रमुख संकल्प प्रोग्राम को भी अटेंड करना है। तो इस वजह से ऐसा प्रयत्न किया है कि हर एक सेशन हमारा रात को होगा, जिससे कि आपको कोई स्कूल के टाइम डिस्टर्ब ना हो, कोई सत्संग सभा का टाइम भी डिस्टर्ब ना हो। इसलिए कोई एक पर्टिकुलर प्रमुख संकल्प प्रोग्राम में हमने ऐसा भी नहीं किया है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर दिन को इस प्रोग्राम को आयोजित किया जाए, क्योंकि उसमें हो सकता है कि किसी बच्चे की बाल सभा उसी दिन हो तो हर एक दिन को ऐसा होगा कि वो सभा नहीं अटेंड कर पाए। तो ऐसा ना हो, उसके लिए दिनांक को प्राधान्य दिया है कि हर एक मंथ की 11 तारीख और 26 तारीख हमारा यह सेशन रहेगा और रात का सेशन रहेगा, जिससे कि उसकी स्कूल भी डिस्टर्ब ना हो। तो यह स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को समझना है कि इसको कितनी गंभीरता से लिया जाना है। हमारी ओर से सारी तैयारी, हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि अच्छे से मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हो, लेकिन उसमें सारे छात्रों का और पेरेंट्स का भी सहकार चाहिए। खास करके जयेश भाई को मैं पूछना चाहूंगा कि पेरेंट्स की मानसिकता के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि और कोई जानकारी और कोई जिज्ञासा आपके दिमाग में है? स्वामी जी, एक जिज्ञासा तो है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों की रेगुलर पढ़ाई जो स्कूल में वो लोग करते हैं
वो कभी डिस्टर्ब ना हो, और सत्संग के जो संस्कार पाते हैं उसमें भी कोई बाधा ना आए, उनकी सत्संग सभा भी अविरत चलती रहे, उसकी चिंता ये प्रमुख संकल्प प्रोग्राम ने अच्छी तरह की है। लेकिन कि जब हमारा बच्चा 10th में आता है या 12th में आता है, बोर्ड की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, तो हम मानते हैं कि उसको ज़्यादा टाइम चाहिए पढ़ाई के लिए, ज़्यादा वक्त उपलब्ध करवाने के लिए हम बोलते हैं कि आज के दिन अगर सत्संग सभा में जाना है तो नहीं जाओगे तो चलेगा, आप पढ़ाई कर लो, क्योंकि कुछ असाइनमेंट्स बाकी है, कुछ रटना बाकी है, जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ है पढ़ाई का, तो आज वो कर लो, फिर कभी करेंगे। एक बार बोर्ड की एग्जाम्स आपने पास कर ली तो फिर तो जीवन भर सत्संग ही करना है। वो सोच यहाँ नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ अफसर बनना है, और ऐसा अफसर बनना है कि जिसके निर्णय का असर सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उनके सुख और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ, धैर्य के साथ और एक विजन के साथ उनको डिसीजन लेना है। और ऐसी समझदारी, सबकी भलाई की भावना, स्थिरता और एकाग्रता, ये सारे गुण उनको सत्संग से प्राप्त होंगे, महापुरुषों के जीवन के अध्ययन से प्राप्त होंगे, प्रेरणादायी व्याख्यानों को सुनकर के प्राप्त होंगे। तो मैं सब पेरेंट्स से विनती करूंगा कि एक बार आप अपने बच्चे को कड़ी मेहनत करवाइए, उनमें स्किल्स पैदा करवाइए, उनको ज़्यादा पढ़ने की प्रेरणा दीजिए, और साथ साथ उनको ये भी प्रेरणा दीजिए कि वो सत्संग का हमेशा सत्संग के साथ जुड़ा रहे, अच्छा रीडिंग करे, अच्छे लोगों के प्रेरणादायी महानुभावों के जीवन चरित्रों का भी अध्ययन करे, और तभी वो एक अच्छा अफसर बन पाएगा और देश और समाज और राष्ट्र की सबसे अच्छी सेवा कर पाएगा। तो ये माता पिता से मेरा निवेदन है। लेकिन उनकी ओर से मैं एक प्रश्न भी पूछना चाहूँगा कि जब इतना बढ़िया कोर्स डिज़ाइन किया है, हम हमारे बच्चों को कभी स्पोर्ट्स में भेजते हैं, कभी म्यूजिक में भेजते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं और उसमें फीस भी देते हैं, तो साथ साथ यहाँ भी ऐसा सवाल होता है कि इस कोर्स की फीस क्या होगी? अगर हम बात करें फीस की, उससे पहले मैं आपका एक छोटा सा प्रश्न जो आपने थोड़ी देर पहले पूछा था वो मैं उत्तर देना चाहूँगा। हमें कई बार ऐसा होगा कि क्या ये हमारे एकेडमिक को अफेक्ट करेगा? तो जब अगर हम इसके 3 सेक्शंस हैं संकल्प के, उसमें दूसरे सेक्शन पर अगर हम फोकस करें तो उसमें जितना भी करंट अफेयर्स की बात आती है उसको हम जो स्टैंडर्ड में जो बच्चा जो अभ्यर्थी पढ़ रहा है उसके एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक के कंटेंट के साथ में ऐड करके अलाइन करके उसको पढ़ाएंगे, ताकि ऐसा होगा कि एकेडमिक को अफेक्ट करने की बजाय वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकेगा। अगर मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूं तो आजकल हम बच्चों को देखते हैं कि वो सिर्फ रोट लर्निंग पर चले गए हैं, फोकस सिर्फ उनका बस रोट लर्निंग पे रहता है कि बस मैंने रटा मार लिया और बात कंप्लीट। बट यहाँ पे जो नर्चरिंग नॉलेज के अंतर्गत हमको जो लेक्चर्स दिए जाएंगे उसमें करंट अफेयर्स को और जो स्टैटिक पोर्शन जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है दोनों को कैसे जोड़कर पढ़ा जाए वो सिखाया जाएगा। उससे ऐसा होगा कि आपके जो एकेडमिक जो पर्सपेक्टिव है उसमें आपको एक एज ज़्यादा मिलेगी। अब हम बात करते हैं फीस की। तो आप सभी ने देखा होगा कि आजकल जो एजुकेशन की बात करो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करो, सब में फीस की बात करो इतनी हाई लेवल पर जाती जा रही है। बट हमने ये जो संकल्प प्रोग्राम है हर एक साल को 3 भाग में डिवाइड किया है, 3 डिवीज़न में, यानी 4-4 महीने के 3 डिवीज़न होंगे। फर्स्ट डिवीज़न होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसी तरह से टोटल 3 डिवीज़न होंगे। उसमें एक डिवीज़न की यानी 4 महीने की कुल फीस होगी 1200 रुपये, यानी अगर आप कैलकुलेशन करें तो महीने के मात्र 300 रुपये होंगे। तो अगर इतनी सी फीस में अगर आपको इतना खजाना, इतना भंडार मिल रहा है नॉलेज का, तो फिर हम क्यों लाभ ना उठाएं? कि हमें ये लगेगा कि फीस क्यों, तो इसमें ना कोई हमारा प्रॉफिट मोटिव है। संस्था का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे जो बच्चे जो हैं, जो अभ्यर्थी है, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, देश का और समाज का विकास कर सके, इसलिए चारित्रवान और मूल्यनिष्ठ अधिकारी बन सके, इस हेतु से ये संकल्प प्रोग्राम शुरू किया है। स्वामी जी, यहाँ पे मैं फीस के बारे में कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी रीजनेबल फीस। जनरली आज आप टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ जो है, मेट्रो सिटीज़, मेगा सिटीज़ वगैरह, अगर हम राजकोट जैसे सिटीज़ की बात करें
तो स्कूल की फीस ही अगर एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, एक अच्छे गुजराती मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, तो पूरे साल की फीस 35,000 से लेके 60-70,000 तक जाती है। अगर बच्चा किसी अच्छे कोचिंग क्लासेस में जाएगा, जो मैं एकेडमिक्स की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक्स कोचिंग क्लास में ही अगर बच्चा जाता है तो वहां पे भी उनको 4 सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ईवीएस साइंस हो गया या फिर सोशल साइंस जैसा हो गया। तो वहां पे भी उनको कोचिंग की पर मंथ की फी ऑन एन एवरेज 1000 से लेके 2000 तक कोचिंग, अगर मैं ग्रुप कोचिंग में जाता हूं तो, और अगर मैं पर्सनल कोचिंग लेता हूं तो वो फीस 2500 से स्टार्ट होके 5000 तक जाती है, डिपेंड ऑन 7th ग्रेड है, 8th ग्रेड है या 9th 10th 11th 12th कहाँ तक है। तो अगर उस हिसाब से हम बात करें या फिर एक्टिविटीज की बात करें, अगर मैं डांस क्लास में जाता हूँ, म्यूजिक में जाता हूँ, स्विमिंग में जाता हूँ, तो वहां पे भी 1000-1500 पर मंथ से स्टार्ट होके वो 3000-4000 तक जाता है। तो बीइंग एन एजुकेटर, यहाँ पे मैं ये सबके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी रीजनेबल अमाउंट, या मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि इट्स नथिंग, ये कुछ ऐसे चार्जेस ही नहीं है जो कोई बेयर भी ना कर सके या फिर किसी को एक अपने बजट पे सेट करना पड़े। सो एक रीजनेबल अमाउंट पे, जिस तरह से सर ने बोला कि मटेरियल्स या फैकल्टीज वगैरह जो कुछ भी अवेलेबल हो रहा है, तो ये अगर नॉन प्रॉफिट कंसेप्ट हो तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट इज ओनली पॉसिबल फॉर बीएपीएस। और या फिर हम कह सकते हैं कि मोहन साई महाराज की एक विजन है, संतों के यहाँ एक प्रयत्न है, तो ही ये पॉसिबल है। तो अगर मैं एजुकेटर के तौर पर बोलूँ तो ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। थैंक यू। अगर मैं इस पूरे पैनल का क्लोजिंग रिमार्क दूं तो मेरे नज़रिए में बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं एज अ मेंटर फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो अ सपोर्टिव फ्रेंड ऑफ अ पेरेंट्स, जिसमें एक समस्या हमें ये दिखी, वर्चुअल वर्ल्ड एक परेशानी का कारण बन रहा है पेरेंट्स के लिए, और हमारा कोर्स भी क्या है, वर्चुअली है। लेकिन हमने हमारे कोर्स को स्पेसिफिकली अगर बात करें तो उस प्रॉपर परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है। तो पेरेंट्स को मैं अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये कह सकता हूँ कि आपका बच्चा अगर वर्चुअल दुनिया में आ रहा है और स्पेसिफिक प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के रास्ते से होकर आ रहा है, तो वो अपना करियर अच्छे तौर पे कह सकते हैं अच्छी राह पे ले जाएगा और ज़रूर माता पिता की ये परेशानी को दूर करेगा, और साथ साथ माता पिता के कह सकते हैं कि गौरव का कारण भी बनेगा। और ये पूरे डिस्कशन में ये चीज़ सबसे अच्छी पॉइंट ये लगा कि भाई फीस बहुत ही कम है, 1200 रुपये। इतना तो राजकोट से अहमदाबाद आने जाने का ही हो जाता है, वॉल्वो से अगर आप आए गर्मी के टाइम पे, ठीक है। पर्सनैलिटी फोकस्ड पूरा का पूरा प्रिपरेशन है। बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता जब तक वो 10वीं 11वीं 12वीं तक ना पहुँचे, तो पर्सनैलिटी होता क्या है वही नहीं पता। कुछ भी पहन रहा है, कुछ भी पहन के घर से निकल रहा है, कुछ भी करके बाहर से अंदर आ रहा है घर, कुछ भी फोकस नहीं किया जा रहा। लेकिन बचपन से ही पेरेंट्स को ही ये कॉन्फिडेंस दिलाया जा रहा है कि एक्चुअली में ये काम आपका है। बच्चे वही चीज़ सीखेंगे जो पेरेंट्स करेंगे। अब बच्चों का तो जन्म पेरेंट्स ने कर दिया, लेकिन इस प्रोग्राम में हमें ये चीज़ भी देखने मिली कि पेरेंट्स का भी नया जन्म हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ संकल्प गार्जियन। एक पेरेंट अगर संकल्प गार्जियन बन रहा है तो एक अवतरित रूप में आ रहा है अपने बच्चे के लिए। अगर वो एक अच्छा संकल्प गार्जियन बनेगा तो मेरे हिसाब से वो बच्चा स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो इन फ्यूचर ज़रूर एक अच्छा ऑफिसर बन के निकलेगा। और ये पूरा का पूरा प्रोग्राम वेल टाइम मैनेज्ड है, और टाइम मैनेज अगर है तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेस मैनेज्ड भी होगा। तो बच्चे को स्ट्रेस भी अच्छे से मैनेज किया जाएगा, और स्ट्रेस इसलिए मैनेज होगा क्योंकि ये एक हैफाजार्ड तरीके से किया जाने वाला कोर्स नहीं है जो डेली होगा। ये बाई वीकली हो रहा है, जिसमें हमारा बीएपीएस का तो प्रॉपर क्या है कमिटमेंट है ही, लेकिन बच्चों का एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी भी चाहिए जो कि स्पेसिफिक पेरेंट्स दे पाएंगे, जो कि उनको इंगेज करेंगे कि बेटा तेरा बाई वीकली सेशन होने वाला है, तूने अटेंड करने का सोचा है कि नहीं, और अगर हो चुका है तो ये भी पूछना जवाबदारी किसकी है, पेरेंट्स की है कि आपने अटेंड किया है या नहीं। और ये पूरा प्रोग्राम कैसा है, 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता है।
जिसमें आप देखेंगे तो पर्सनैलिटी सिर्फ और सिर्फ बच्चों की नहीं इम्प्रूव हो रही है, पेरेंट्स का भी एक पेरेंटिंग स्किल भी क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। जिसकी वजह से होगा क्या कि ये पूरे कम्युनिटी को क्या करेगा, ऑफिसर बनाएगा, ना कि उस बच्चे को बनाएगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि एक बच्चे ने भी हमारे इन्होंने कीर्तन ने कहा था कि एक एनवायरनमेंट मिलेगा, तो मैं उनको गारंटी दूंगा कि हम प्रॉपर इस होलिस्टिक प्रोग्राम जो हमारा है, जो कि जीएस में आएगा, और इनिशियली भी संकल्प प्रोग्राम में भी जो है उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाएगा, ताकि वो बचपन से ही अपने आप को क्या समझे, ऑफिसर समझे। और ऑफिसर समझने का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारी पावर्स, या कह सकते हैं कि ग्लैमर हो। ऑफिसर वो होता है जो अंदर से अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करता हो, और अंदर से पावरफुल वही हो सकता है जो प्रॉपर डिसिप्लिन में रहता हो, प्रॉपर कंसिस्टेंसी में अपने टास्क को करता हो। और ये सारी चीज़ें उससे करवाएगा कौन? तो इसी संकल्प प्रोग्राम में मौजूद रहने वाला मेंटर। एक अच्छा स्टूडेंट आप बनेंगे तो आप अच्छे ऑफिसर अपने आप बन जाएंगे, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट वही बन पाएगा जो अच्छा ऑब्जर्वेशन स्किल्स लेके चलेगा। तो उदाहरण के तौर पे अर्जुन इसलिए इतना अच्छे शिष्य थे क्योंकि उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो बहुत ही शार्प था। आपने जरूर देखा होगा, वो चिड़िया के आँख के ऊपर निशाना लगाना था। सबने बाकी सब कुछ देखा लेकिन कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। सब एनवायरनमेंट कुछ और ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन आपके अर्जुन ने जो है सिर्फ और सिर्फ उस आँख के ऊपर फोकस किया। उनका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग था, डेट्स वाई आज वो गांडीवधारी है। और उनको जो है हम लोग कह सकते हैं कि कैसा सारथी मिला? कृष्ण जैसा सारथी मिला। सारथी मतलब मेंटर भी आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आप होंगे। ठीक है, तो यही पे मैं अपना पॉइंट कंक्लूड करूंगा। थैंक यू सो मच। अंत में मैं सारे पैनल मेंबर्स का खूब खूब धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपना अमूल्य समय निकालकर खास प्रमुख संकल्प प्रोग्राम के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मार्गदर्शन करने के लिए खास इधर पधारे हैं। और हम सबको बहुत डिटेल में, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को भी अपेक्षा नहीं होगी उतने डिटेल में ये सारा मार्गदर्शन मिला है। हम सारे पैनल मेंबर्स को, मयूर भाई को, परेश भाई को, हिरेन भाई को, मंगेश भाई को, जयेश भाई को और कीर्तन भाई का खूब खूब धन्यवाद करते हैं। वेरी वेरी थैंक यू, खूब धन्यवाद। आप सबका आभार। नमस्कार। जय स्वामीनारायण।